द्वारा जो सर्वे किया जाता है व्यापार स्थल का, और वहाँ पे जो घोषित से अतिरिक्त सामान मिलता है और उसको जब्त करके जो पेनल्टी वसूली जाती है उसकी कार्रवाई 129(3) में की जाती है। उसके लिए ये ऑर्डर आया है, और इस ऑर्डर में उन्होंने 8% ब्याज के साथ उस जमा पेनल्टी को वापसी करने के आदेश दिए हैं। मैं एक बार से फिर पढ़ रहा हूँ। महावीर पॉलीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। ये बड़ा अच्छा आदेश है। और इसके बाद आप देखोगे जो 129 130 में काफी सारे आदेश सचल दल अधिकारियों या एसआईबी अधिकारियों द्वारा किए गए हैं, जो व्यापार स्थल का सर्वे करते हैं और व्यापार स्थल के सर्वे के समय पे जो स्टॉक मिलता है उस स्टॉक को जब्त कर उस पर पेनल्टी की कार्रवाई की जा रही है। और इस ऑर्डर को आने के बाद में हमें ऐसे सभी केसेस में अपील डालनी चाहिए, जिससे इस तरह जो भी हुआ है पैसा वो वापसी हो सके। क्योंकि 129 130 में सचल दल जो गाड़ियां पकड़ता है उसकी कार्रवाई के लिए कहा गया है, ना कि किसी भी गोदाम या किसी भी व्यापार स्थल के सर्वे के लिए। आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर? प्रदीप अग्रवाल सर हैं, वो कह रहे हैं कि आवाज क्लियर नहीं आ रही। अब आ रही है सर? अनुराग सर कह रहे हैं मुरादाबाद से आवाज क्लियर आ रही है। सर वो कहीं ना कहीं नेटवर्क में प्रॉब्लम है, उस वजह से कहीं कहीं प्रॉब्लम आ रही है। मैं दोबारा से ऑर्डर पढ़ रहा हूँ, बाकी चैट बॉक्स में भी लिख देता हूँ मैं। महावीर पॉलीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। ये ऑर्डर 6/8/22 को हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है। काफी सारे आदेश इस बेस पे किए गए हैं जहाँ पे एसआईबी की जाती है अधिकारी द्वारा। एसआईबी के टाइम पे बुक से अधिक जो स्टॉक पाया जाता है उस स्टॉक को जब्त कर लिया जाता है। या बहुत सी जगह ऐसा भी है कि आपके बुक्स में स्टॉक लिखा हुआ है और वो उसकी वैल्यू अधिक बना देते हैं कि ये इसकी वैल्यू ज़्यादा है, और अपनी वैल्यू के अकॉर्डिंग उसको स्टॉक को जब्त कर लिया जाता है और उस पर 129 130 की कार्रवाई करते हुए उस पर टैक्स की वसूली, पेनल्टी की वसूली कर लेते हैं। किसी और के सामने इस तरह का कोई केस आया हो और उन्होंने कोई पेनल्टी जमा कराई हो तो प्लीज शेयर करें। या 129 130 में इस तरह की अगर कार्रवाई की जा रही है तो क्या वो सही है, इसके बारे में कोई भी सीनियर अपनी राय रख। मिश्रा जी कोई आपका है कोई, क्या आरपी मिश्रा साहब? आरपी मिश्रा साहब कोई आपके कोई है कोई केस ऐसा? क्योंकि बीते 5 वर्षों में नहीं सर, एसआईबी वगैरह काफी आपने जगह हुई है। क्या आपने हाथ उठाया आरपी मिश्रा साहब क्या? बात करेंगे अब आज। ऐसे कई केस है हमारे पास जो इन्होंने जमा भी करा लिया, उसको जब्त भी कर लिया, मतलब सीज कर दिया था। तो सर उसमें कौन सी धारा में इन्होंने आदेश जारी किए हैं, तो उस चीज को थोड़ा सा। हाई कोर्ट जो है एसआईबी में जो जमा करना है वापसी की बात कर रहा। राम प्रकाश अगर भाई साहब पूछ रहे हैं कि वो अधिकारी ने
क्वेश्चन में क्या है उसकी आगे डिटेल आप बताएं, शेयर करें, जिससे कि वो इसमें आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर इसमें सके। सर इन्होंने एसआईबी के अधिकारी ने जांच के बाद जो है माल सीज किया, हाँ और जी, सीज करने के बाद अंडर प्रेशर इन्होंने पैसा जमा जमा करा। कराया, जी जी और जी। पैसा जमा कराने के बाद जो है तब उन्होंने हमारी दुकान को फ्री किया, यानी कि अवमुक्त किया, और तब उसके बाद हमारा बिजनेस शुरू हो पाया। सर एक व्यापारी का तो लगभग 20 लाख रुपए जमा करा के इन्होंने तब उसको फ्री किया था। सर इसमें डिफरेंट केसेस आ रहे हैं। कुछ जगह से राय ली गई थी, तो उनका कहना ये था कि उन्होंने सिर्फ जमा करा के DRC 3 करा लिया, आज तक कोई आदेश नहीं किया है। कुछ जगह अधिकारियों ने 129(3) में या 130 में ऑर्डर किए हैं इस तरह में, और उस ऑर्डर में उन्होंने कोई DRC 7 क्रिएट नहीं किया है। कार्रवाई कर दी है लेकिन कोई DRC 7 क्रिएट नहीं किया, सिर्फ आदेश करते हुए उस मैनुअल ऑर्डर को अपलोड कर दिया है, जिससे अपील वगैरह फाइल करने में प्रॉब्लम आ रही है। अभी जो ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, क्योंकि इसमें मैनुअल अपील दाखिल की गई होगी, तो हो सकता है इस पे अब जजमेंट आया है। बाकी इसीलिए मैं अन्य जगह से राय जानना चाह रहा था कि वहाँ पे इस तरह की कार्रवाई में किस धारा में आदेश जारी किए जा रहे हैं, और अगर आदेश जारी हो रहे हैं तो अपील फाइल की गई है या नहीं। नहीं, ये तो सभी के हित के लिए बात है जो आपने सर क्वेश्चन पुट अप किया है, सबके हित के लिए है। अगर मान लीजिए कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, जी। PK1 कौन सा? 129(1)B। हाँ, सर जहाँ तक मैं कहता हूँ 129 या 130 में कोई भी कार्रवाई अगर की जाए तो वो सिर्फ सचल दल अधिकारियों द्वारा किसी वाहन को जब्त किए जाने पे हो सकती है। 129 130 में मेरे हिसाब से किसी भी व्यापार स्थल के सर्वे के टाइम पे अगर स्टॉक मिलता है उसकी कार्रवाई करना सही नहीं है। अंशुल वार्षणी जी अपनी ओपिनियन है। अंशुल वार्षणी जी अलीगढ़, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी सर, 129 और 130 में 129 में जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं उनमें जो पेनल्टी ये लोग लगा रहे हैं, वो जनरली हमारे अलीगढ़ में जो सचल दल द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, माल पकड़े जा रहे हैं, वहाँ पेनल्टी लगाई जा रही है। नहीं, सचल दल द्वारा लगाई जा सकती है, लेकिन क्या SIB का हाँ, अधिकारी जो सर्वे करता है उसके लिए वो लगा सकता है सर? ना 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 ना, यहाँ पे ऐसा भी कोई ऐसा केस आया नहीं है, मेरे सामने तो नहीं है। और वैसे जो है एक मामला मेरे संज्ञान में आया था कि इस तरह का काम हुआ है कि 100 जब उनके यहाँ सर्वे हुआ था, जो एक्सेस माल उन्होंने पाया था बुक से, उसको सीज किया है। बरेली का एक मामला मेरे सामने आया था, अलीगढ़ का मेरे सामने कोई मामला ऐसा आया नहीं है। लेकिन ये ऑर्डर आप जो बता रहे हैं, ये इससे राहत मिलेगी काफी जो है लोगों को, जो है प्रोसीड करने में, फाइट करने में डिपार्टमेंट से। सर वो तो पुराना जो जमा हो गया उस पे तो है ही, लेकिन आगे के लिए भी हमें थोड़ा सा रहना चाहिए कि आगे SIB जैसे होती है किसी भी व्यापारी के यहाँ, तो उस टाइम पे या तो कोई आदेश करें, आदेश के बाद ही जमा किया जाए, क्योंकि अधिकारी जी बिल्कुल बिल्कुल। जबरदस्ती वो DRC 3 करा देते हैं, ऑर्डर कोई जनरेट नहीं करते। वो प्रेशर में उसका पेनल्टी का पेमेंट जमा करा लेते हैं और फिर हाँ उसको अंडर प्रोसेसिंग में छोड़ देते हैं केस को जो है। जी। हाँ, ये काफी चीजों की यहाँ बदमाशी हो रही है। यही नहीं, और भी मसले हैं जिनमें जबरदस्ती 74 का नोटिस बना दिया जाता है, जबकि वो मामला 74 का है ही नहीं, उनमें नोटिस बना दिया जाता है अननेसेसरी उसको लिटिगेशन में, कि पेनल्टी का वहाँ पे प्रावधान शुरू हो जाता है। कोई अपील यहाँ पे जो है 74 की अभी तक सेटल नहीं हो पाई है। बड़ा दिक्कत है, ये चीज बदमाशी चल रही है इन लोगों की जो है। हेलो जी सर बोलिए। सर सर, मैं थोड़ा सा अलग चल जी, अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट। सर अनम्यूट कर लीजिए। जी जी। मैं क्या आ रही आवाज? हाँ जी, अब हाँ, आ आ रही रही है। आ रही। मैंने जैसे पढ़ा था कहीं पर 29A सेक्शन 3 के अंदर अगर किसी गोडाउन में माल है तो उस पर वो सीज नहीं कर सकता डिपार्टमेंट, ये गैर जी जी कानूनी जी। कहा जाएगा। ये मेरी सोच सही है कि गलत है, ये बताइए।
सही है सर, यही हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है, 129(3) के लिए ही आया है ये हाई कोर्ट का ऑर्डर। ठीक है सर। इस सर 129 में जो मैंने जहां तक समझा, 129 में क्या है, जब माल मूवमेंट में होगा यानी कि हाँ ऑन जी, द वे होगा, तब आप उसको इंटरसेप्ट कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं रुक करके, और वहां पे अगर आपको कोई कमी लगती है तब आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन माल जब मूवमेंट में ही नहीं है, किसी गोडाउन में रखा हुआ है, किसी व्यापार स्थल पे रखा हुआ है, प्रिंसिपल प्लेस बिजनेस पे, तो वहां पे 129 की प्रोसीडिंग्स नहीं होती हैं। वहां पे आपको सर्च सीजर करके आना पड़ेगा अगर आपको हाँ कहीं जी। कोई डाउट है तो। वहां ये पर तो कार्रवाई कुछ बिल्कुल गलत है जम, कि कहीं गोडाउन में अगर माल रखा हुआ है तो उसको जो है वो 129 की प्रोसीडिंग्स में लें, ये गलत है। आगे किसी और सदस्य के यहाँ कोई इस तरह का आदेश हुआ हो तो कृपया अपनी राय रखें। एसआईबी के टाइम पे जो स्टॉक मिला हो उसको जब्त कर कर किसी अधिकारी द्वारा कोई आदेश जारी किया गया हो। धीरज त्रिपाठी जी, आपके कोई ऐसा हुआ? माइक्रोफोन अनम्यूट कर लीजिए। नहीं है। उमेश अग्रवाल, आपके कोई ऐसा हुआ? पीडी केसरवानी साहब, प्रयागराज, सर माइक्रोफोन अनम्यूट कर लीजिए अपना। नहीं साहब, हमारे यहाँ ऐसे नहीं हुआ है। ठीक सर। सर एसआईबी तो सभी जगह हो रही है, एसआईबी में पैसा भी अच्छा जमा करा रहे हैं तो हाँ। मामले वाली बता था, संज्ञान में आने वाली बात, अपनी किसी राजेश क्लाइंट किसी ने कोई मसला पड़ा या नहीं। आपके यहाँ ऐसा केस हुआ हो? राजेश अग्रवाल जी अनम्यूट कर लीजिए, कोई केस आपके यहाँ हो, बताइए। माल जब्त नहीं हो रहा है सर, टैक्स ऑन द स्पॉट जमा करवा रहे हैं, बिना लिए हट नहीं रहे हैं। नहीं सर, जैसे जमा करा रहे हैं चलो, माल जब्त में तो ये है कि उसको वहीं पे सील कर देते हैं, अगर वो साथ साथ ही जमा करा लेते हैं तो जब्त क्या करें, लेकिन वो पैसा जमा कराने के बाद कोई आदेश जारी किया उन्होंने? दिन दे रहे हैं 1 हफ्ते का, आप जमा कराइए, पेनल्टी हम आपको 1 हफ्ते की रियायत दे रहे हैं, अभी यही शुरू। नहीं, नहीं तो सर वो जमा कराने के बाद कोई आदेश किया हो उन्होंने, या जमा कराने से पहले कोई आदेश होगा तभी तो जमा कराओगे? धीरज जी का मैटर शायद सचल दल वाला है, नॉट एसआईबी। एसआईबी का ही कह रहे सर, वो एसआईबी का ही है। एसआईबी का ही मैटर है, क्योंकि एसआईबी वाले अधिकारी जबरदस्ती जमा करा देते हैं, ना कोई आदेश करते। जी जी, ये बात सही है। टारगेट नहीं है। करना चाह रहे हैं नवनीत जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी सर। नवनीत जी अनम्यूट करिए माइक्रोफोन अपना। जी सर। सभी को नमस्कार। नमस्कार मुजफ्फरनगर में 2018 में जब एसआईबी स्टार्ट हुई तो एसआईबी ने जनरल प्रैक्टिस डाली कि एसआईबी सीजर कर लेती थी और पैसा मोबाइल स्क्वाड से जमा कराती थी, और इन सब जितने मामलों में ऐसा करा गया था सब के सब उसी वक्त छूट गए थे। हम लोगों ने यही कहा था कि मोबाइल अफसर को जमा कराने की पावर ही नहीं है, ठीक है ये, क्योंकि वो माल मूवमेंट में नहीं है, एसआईबी का पैसा मोबाइल जमा नहीं करा सकती। लेकिन सर जिन केसेस में इन्होंने सिर्फ खाली डीआरसी 3 करा रखे हैं, कोई आदेश जारी नहीं किए हैं, तो उन केसेस में क्या? सर देखिए, सहारनपुर का ही मैं एक कुछ केसेस बताना चाहूंगा आपको। जी जी। सहारनपुर में क्या किया इन्होंने, पंचनामा बनाया, गुड्स सीज कर लिया और बाद में 130 का नोटिस देके फाइन जमा कराया। तो क्या 130 में कार्रवाई की जा सकती है? यही तो हाई कोर्ट ने कहा है, जो दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है जी, वो यही तो कह रहा है कि उसमें 130 में टैक्स और पेनल्टी नहीं जमा कराई जा सकती, और जो माल मूवमेंट में नहीं है उसको फाइन नहीं लगाया जा सकता। जी। यही तो कहा है या कुछ और है सर? जो ये मैं पर्टिकुलर ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है, इसमें 129(3) के लिए कहा गया है कि 129(3) में कार्रवाई नहीं की जा सकती। जी सर, जी सर, जी सर, बिल्कुल सर। कुछ कहना चाह रहे हैं, अनम्यूट कर लीजिए। मुकेश कुमार जी अपना माइक्रोफोन अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। मुकेश कुमार मिश्रा जी अपना माइक्रोफोन अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, जी आ रही है। कहना चाह रहे थे, बोलिए। हाँ सर, सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। ऐसा था, एक एसआईबी अगस्त 2021 में हुई थी,
तो जी सर। उन्होंने मेरे से कहा कि आप टैक्स जमा करा दीजिएगा। तो मैंने कहा कि मैं टैक्स जमा करा दूंगा और पेनल्टी जमा नहीं कराऊंगा, क्योंकि मेरे पास ऑफेंस अभी क्लियर नहीं हुआ है। उन्होंने मेरे को 130 नोटिस दिया। मैंने सर मैं 130 नोटिस तो आप दे रहे हो, लेकिन मुझे पहले ऑर्डर दीजिए। जब ऑर्डर देंगे तभी तो मुझे पता लगेगा मैं कहाँ गिल्टी हूँ, इसके अंदर हूँ। जी। इट इज नॉट अ प्रेशराइज। मैं पैसा ही लूंगा, आप कह रहे हो टैक्स तो मैं पेनल्टी जमा नहीं करूंगा मैं भी कोई भी किसी प्रकार की, जब तक कि मुझे ऑर्डर ना दें और मुझे पता लगे कि मेरा ऑफेंस कहाँ क्लियर हुआ है। अभी उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया है, जबकि अगस्त 2021 की मेरे SIV की हुई है। तो क्या इस ऑर्डर का मुझे बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? हालांकि 130 गलत है। 130 जो आप कह रहे हो कि जब तक गुड्स मूव ना हो इन द वे तभी 130 लगेगी। हालांकि जी मुझे सर। को उन्होंने 130 का नोटिस दिया है, मैंने ये बात कही है मैं सर 130 गलत है नोटिस। तो वो 130 में ही कार्रवाई कर रहे हैं और 130 में ही अपना ऑर्डर जारी कर रहे हैं और 130 में वो मैनुअल ऑर्डर कर रहे हैं, मैनुअल ना करना, कि लेकिन ऑनलाइन। 130 लगी कैसे जाएगी? 130 SIV सचल दल में भी कर रहे हैं लोग हैं, और 130 हाँ जी, SIV भी कर लेंगे क्या? SIB में भी। नहीं करेंगे ना, SIV में कैसे कर लेंगे? तो क्या इस ऑर्डर का बेनिफिट मिलेगा या नहीं? हालांकि मैंने पेनल्टी जमा नहीं कराई है, केवल टैक्स जमा कराया था। बहुत ज्यादा प्रेशर ना आया, व्यापारी परेशान था, तो बोले मेरे नहीं साहब हिसाब से करा। अगर अगर उन्होंने कोई ऑर्डर नहीं किया है तो हाँ। आपको जो आपने टैक्स जमा किया है उसका आप रिफंड क्लेम कर लीजिए। हाँ, मैंने अभी कहा था कि मैं इसको ITC में अपने टैक्स में एडजस्ट कर दूंगा अगर मुझे ऑर्डर नहीं मिला तो, क्योंकि SIV तो हो चुकी, अब दोबारा तो SIV करेंगे नहीं मेरे आकर के फिलहाल तो फर्दर। या तो मुझे ऑर्डर दीजिए, ऑर्डर में मेरे को क्लियरफाई करो कि मेरा क्या ऑफेंस क्लियर हुआ है, यहाँ पे मैंने क्या गलती गड़बड़ करी है मेरे व्यापारी ने यहाँ पर, तो आई विल टेक एक्शन दिस अगेंस्ट। क्योंकि अगर ये ऑर्डर नहीं करते तो आप जी। रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर दीजिए, रिफंड एप्लीकेशन को ये रिजेक्ट करेंगे, उसके अगेंस्ट आप अपील में जाइए। हाँ, तो 130 ऑर्डर दूंगा तो मैंने दीजिए, मैंने इनसे कहा नहीं, मैंने दी तो पता तो लगे क्या देंगे 130 में मेरे को। 130 तो कहता है कि जब आप जो है रास्ते में मूव हो रहा गुड्स तब 130 करेंगे, क्योंकि 130 वहां से आ रही है जब मोबाइल वाला जब दे रहा है नोटिस हाँ जी। 130 में दे रहा है, तुम भी 130 दे रहे हो, तो SIV में और मोबाइल स्कॉट में अंतर नहीं कोई क्या? लेकिन सर 130 में तो वहां पे है ना कि जहाँ पे गुड्स का ओनर नहीं है, यस यस। और जब ये किसी व्यापार स्थल पे जाते हैं तो वहां पे तो ओनर है वो जिसका ओनर है व्यापार स्थल है। और वो कह रहा है कि हाँ ये मेरा गुड्स है, फिर वो कह रहा है कि मेरा गुड्स है। और इस केसेस में ये भी हुआ कि जब वो बाद में डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए, स्टॉक रजिस्टर सबमिट किया गया, तो वो उसने स्टॉक भी प्रूव कर दिया कि मेरा स्टॉक इतना है, निकल रहा है। सर दूसरी बात ये भी है कि जब एक तरफ तो ओनर मान रहे हैं और एक जी तरफ जी ओनर नहीं मान रहे, क्योंकि जी ओनर मानते हुए तो उन्होंने टैक्स और पेनल्टी लगाई, जी। किसी अदर पे थोड़ी लगा रहे हैं टैक्स और पेनल्टी। लेकिन सर एक चीज और भी तो है ना कि पेनल्टी जब तक नहीं लगनी चाहिए सर, पहले मेरा ऑफेंस क्लियर हो। जब तो गुनाह अभी अपराध हुआ ही नहीं है सिद्ध, तो तब तक मुझसे पेनल्टी कैसे ले लोगे आप? लेकिन सर सेक्शन भी तो फिर वही चूज करेंगे ना, 130 नहीं, के सेक्शन कैसे चूज किया है वो समझ से बाहर है। वो समझ से बाहर है, लेकिन ऑर्डर देना सर उसी में तो पता लगेगा। मेरा DRC 0 आप 17 जो भी मुझे आप इशू करेंगे तभी तो मैं टैक्स जमा कराऊंगा, मैं मानूंगा कि मैं गलत हूँ सही हूँ। अगर मैं जी सही सर। हूँ, अपना अपराध स्वीकार करता हूँ तो मैं जमा कर दूंगा, अदरवाइज मैं पीछे चला जाऊंगा। तो मैं पेनल्टी कहाँ जमा कर दूं? पहले भी सर एक केस हाई कोर्ट में आया था, तो तभी ये कहा गया था किसी ने कि जब तक मेरा ऑफेंस क्लियर नहीं होगा तो मैं पेनल्टी इंटरेस्ट क्यों जमा कर दूं? पहले मेरा लेकिन ऑफेंस सर तो क्लियर हो, अपराध तो सिद्ध हो। नहीं सर, आपके केस में भी जैसे 1 साल हो गया, अगर आदेश नहीं हुआ है तो मेरे हिसाब से आपको रिफंड फाइल करना चाहिए, और रिफंड वो रिजेक्ट करेंगे ये 100% है, और उसके अगेंस्ट आपको अपील में जाना चाहिए। नहीं सर एक चीज और भी है ना, मैं क्यों मैं रिफंड की बात ही नहीं करूंगा। मैं तो मेरे पास तो लायबिलिटी निकलेगी, मैं एडजस्ट कर दूंगा। ये मुझसे कहेंगे कि मेरा पैसा कहाँ गया, मैं तो कहूंगा कि सर आपने मुझे नोटिस कहाँ दिया? मुझे आपने 100 का नोटिस देते, मुझे ऑर्डर नहीं, दो तो वो आपका तो जमा उस टाइम करूंगा। पे DRC 3 करा लिया होगा ना सर आपसे। ना ना ना, यार केवल टैक्स कैश जमा ले, करा दिया। अच्छा मैंने कैश मना लेजर में, चालान कैश लेजर में सर, बैलेंस है। मैंने हाँ खड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने मना किया था कि मैं DRC 0 नहीं सबमिट करूंगा। DRC 0 में ये होता है कि वॉलंटरी बेसिस पे है या मेरे हाँ जी अगेंस्ट को हो जाए, तो ऑर्डर सर पास हुआ नहीं है तो वो एडजस्ट जी होगा ही जी नहीं, और वॉलंटरी मैं करूंगा नहीं। सर मैंने सही। वॉलंटरी करूंगा तो मेरी स्वेच्छा से मान लिया, मेरा पैसा समझ जाएगा, घुस जाएगा वो। तो मैंने कहा मैं वॉलंटरी जमा नहीं करूंगा, आप मुझे ऑर्डर दीजिए जिस सेक्शन देंगे, सही। मैं उसके खिलाफ उसमें एक्शन या डी एक्शन जो भी मेरा रहेगा वो मेरा रहेगा बाद में। तो मैंने वो DRC 03 सबमिट नहीं किया, क्योंकि DRC 03 में जब तक कि मेरे पास ऑर्डर की डिमांड ना खड़ी हुई वहां पर हो,
तब तक वो एडजस्ट नहीं होगा अगेंस्ट डिमांड में, और ऑर्डर है नहीं तो सर डिमांड तो एडजस्ट होगी नहीं, और वॉलंटरी मैं करूंगा नहीं। सही। तो ऐसे केसेस में मैंने यही कहा कि मुझे ऑर्डर दीजिए ताकि मैं उस डिमांड को एडजस्ट करूं या अपील जाऊं मैं सर राइट है रॉन्ग हूं? सही है सर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और किसी भाई को सवाल हो? ब्रजेश मिश्रा जी अयोध्या, सर आपका कोई सवाल हो? सर पहले माइक्रोफोन तो ऑन करिए अपना। हेलो। हाँ जी ब्रजेश। हाँ हाँ सर, हाँ सर नमस्कार सर जी। सर अभी कोई आपके कोई प्रॉब्लम हो? आपके यहाँ क्या प्रैक्टिस चल रही है सर एसआईबी केसेस में? जी सर, हेलो। जी सर एसआईबी बताएं। केसेस में आपके यहाँ हाँ, कैसे आदेश जारी किए जाते हैं? हमारे यहाँ तो सर एक एसआईबी हुई थी, तो उसमें टैक्स और पेनाल्टी जमा करा लिया था, और वो वैसे ही स्टैंड की हुई थी। तो फिर हमने टैक्स को एडजस्ट कर लिया। हमने कहा भी था एसआईबी अफसर से कि सर आप उसको जमा करा ले रहे हैं, हम तो इसको एडजस्ट कर लेंगे अपनी लायबिलिटी में। तो कहना ठीक है, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लीजिएगा। तो टैक्स तो एडजस्ट कर लिया था, फिर वो पेनाल्टी हमारी बची हुई थी। फिर सेक्टर अफसर ने हमारे ऊपर टैक्स लगाया, वो टैक्स लगाए और पेनाल्टी लगाए सेक्टर अफसर आके। तो मैं फिर अपील चला गया, वहां अपील से छूट गया। जी। अब हम उसको रिफंड भी नहीं मांग रहे हैं। अभी तो मैं उतना ही रिफंड मांग रहा हूं कि जो अपील फाइल करते समय 10% हमारा जो लगा था, उसको हम कह रहे हैं कि हमारा खाली बैक कर दीजिए। बाकी तो जो पेनाल्टी के रूप में हमारा पैसा जमा हुआ है वो स्टैंड है, और उसको हम टैक्स में कन्वर्ट करके अपनी लायबिलिटी में ले लेंगे। नहीं सर, वो तो रिफंड ही लेना पड़ेगा सर। कौन सा? जो एडजस्ट हुआ है वो तो रिफंड ही लेना पड़ेगा, वो आपके कैश लेजर में नहीं आएगा ना सर, अपील वो तो करते आपके समय अकाउंट जो में क्रेडिट होगा। अपील करते समय ना, नहीं सर, जो आपने पेनल्टी जमा की हुई है। नहीं, पेनाल्टी को अगर टैक्स में कन्वर्ट कर ले हम वो PMT 09 से, तो अगर आपके कैश लेजर में पड़ी हुई है तभी कर सकते हैं ना सर? हाँ, कैश लेजर में ही पड़ी हुई है, हमने कुछ अच्छा, नहीं कैश लेजर में। किया। उन लोगों ने भी कुछ नहीं कराया था, ये ठीक ठीक। सेक्टर अफसर ने उसको लगा दिया था टैक्स एंड पेनाल्टी, जी जी। और वो जमा करने के लिए बोल दिए थे, लेकिन हमने कुछ किया नहीं। हमने अपील दाखिल कर दिया और उसमें सफलता मिली। तो धन्यवाद ये सर। है जी। किसी और भाई को सवाल हो? प्रांजल जी जुड़े थे हमारे साथ। जी प्रांजल जी आए थे अभी। प्रांजल जी बैठे हैं। प्रांजल जी नमस्कार। सर नमस्कार। आप भी अपने विचार रख दीजिए सर इस मुद्दे पे कुछ। सर एक्चुअली आवाज भी नेट चला गया था, किसी की आवाज अच्छा। जा नहीं रही थी। बताइए सर, बताइए सर। एक जो ये 129 प्रणाम हर्षंकल। अंकित जी बताते दीजिए, पहले प्रॉब्लम तो बताइए अपनी। जी जी जी। एसआईबी में जो अधिकारी द्वारा माल जब्त करके कार्रवाई की जा रही है, क्या वो 129 130 के अंदर सही है? नहीं, अभी जजमेंट भी तो आ गया हाई कोर्ट का एक। हाँ जी, वो तो आ गया सर, 129(3) पे देखा है। हाँ, लेकिन 129(3) में गोडाउन में सीज मार कार्रवाई नहीं हो सकती है। जी जी जी। तो अभी हमारे पास जस्टिस एटी सिंह साहब का जजमेंट है वो। अभी सब जगह बात चल रही है, तो कुछ जगह से ये राय आई है कि 130 में आदेश कर रहे हैं, तो क्या 130 में भी आदेश किया जा सकता है? 130 का 6 जो क्लॉज था वो डिलीट कर दिया, लेकिन 130 में कर सकते हैं, वो कार्रवाई कर सकते हैं। 130 में कर सकते हैं सर? 129(3) में नहीं कर सकते, 130 में कर सकते हैं। 130 कॉन्स्टिट्यूशन का वो है ना सेक्शन, तो गुड्स कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए 130 में मूव कर सकते हैं। लेकिन 130 में सर उसी का नहीं हो सकता जो माल मूवमेंट में हो, किसी गोडाउन पे, या जो माल मूवमेंट में है सिर्फ उसी पे तो कार्रवाई की जा सकती है 130 में? नहीं, अगर किसी गोडाउन पे या उस पे गोडाउन नहीं, 130 सेक्शन पढ़िएगा, मूवमेंट के लिए नहीं। 130 कॉन्स्टिट्यूशन के लिए।
मूवमेंट हो चाहे गोडाउन हो, जहां पे कॉन्सेंट्रेट करने के लिए उसकी कार्रवाई हो सकती है। नहीं, अभी जैसे 129 में उन्होंने ऑर्डर किया है, उसमें भी तो उन्होंने 129 क्योंकि मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए है, 130 मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए नहीं है सर। आप सेक्शन पढ़िएगा तो खुद ही आपको दिखाई देगा। 129 फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स, 130 फॉर गुड्स ओनली। उसमें मूवमेंट का कोई वो नहीं है। तो जैसे कार्रवाई करते हैं 129 में, अगर कोई ओनर नहीं आता है तो 130 में कार्रवाई तब करते हैं अधिकारी, अगर माल का ओनर नहीं होता है तो वो मूवमेंट नहीं आता मूवमेंट ऑफ गुड्स में कि नॉन मूवमेंट ऑफ गुड्स में। नहीं, अगर माल का ओनर नहीं आता तो 129(3) में ही करेंगे, जो एट द प्रेजेंस होगा उस समय उसी के नाम पे करेंगे। ड्राइवर पाएगा, ड्राइवर के नाम पे करेंगे। माल के मूल्य के बराबर जो पेनल्टी ली जाती है सर, वो 100 माल के मूल्य के बराबर जो पेनल्टी लेते हैं तो वो 130 में कार्रवाई करते हुए लेते हैं। मूवमेंट ऑफ गुड्स में 129(3) में ही होता सर। मूवमेंट ऑफ गुड्स में जो 130 से कार्रवाई थी, 130 क्लॉज 6 का सेक्शन डिलीट हो गया है। अगर ओनर सामने नहीं आता तो ड्राइवर के नाम पे होती कार्रवाई। जी 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 जी। जी, तो हाई कोर्ट की ओपिनियन मिल गई आपको? हाँ जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। मिल गई आपको प्रांजल जी की? भाई साहब एक चीज हमें जानना चाहते हैं। जी सर। प्रणाम अंकल। नमस्कार सबको, नमस्कार। भाई साहब जो पैसा जमा जो कह रहे हैं कि हम एडजस्टमेंट कर लिए, होता क्या जब जमा DRC 03 से जमा कराते हैं तो लेजर में रहता ही नहीं पैसा जो है। जहाँ पे DRC 3 करा लेते हैं सर वहां पे नहीं रहता ना। हाँ, अक्सर जो SIB हो रही हैं और गाड़ियां पकड़ी जाती हैं उसमें तो पैसा जमा करा ले, कहाँ रहता है लेजर में? जो कह रहे हैं भाई साहब कि हमने हमारे पास टैक्स था उसको हमने आगे एडजस्टमेंट कर, कोई नहीं करता, या तो अधिकारी को नॉलेज में रहा। 03 में पैसा जमा करना ही नहीं। हाँ, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्कुलर आया है, सबको निर्देश दिया पूरे इंडिया में, ना SIB ग्रेड के दौरान, ना किसी इंस्पेक्शन के दौरान, और ना अरेस्ट की धमकी देते हुए किसी व्यापारी को आप दबाव बना के DRC 03 पैसा जमा नहीं करा सकते। ये सर्कुलर है 21/22 नंबर है। अच्छा। अभी तक तो जो है लोगों को बस जमा करा के, हमारे तो कई ऐसे मैसेज आए हुए हैं जिसमें मना कर दी थी। सर्कुलर नंबर क्या है? 21 और 22 है सर। 21/22 हम आपको फॉरवर्ड कर दे रहे हैं। 21 मतलब है नंबर ओ, और ईयर 22 हो गया। हाँ, एक मैं बता दे रहा हूँ आपको। अगर ये थोड़ा सा हो जाए तो अच्छा ही हो जाएगा। पता चला वकील का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। वही तो, इतना जमा कर दीजिए, 10 लाख जमा कर दीजिए। आप दबाव बनाए पैसा जमा नहीं करा सकते। अगर 2 दिन में नहीं जमा करेंगे पेनल्टी बढ़ जाएगी, 50 कर देंगे, 100 कर देंगे। सर व्यापारी को इतना डरा देते हैं, वो वकील के पास तो सबसे बाद में आता है पूरे DRC 3 करने के बाद। हाँ। अंकित सर, आज के मुख्य वक्ता साहब आ गए हैं, अगर आप आगे दें। बस से प्रांजल सर वो शेयर कर रहे हैं, उसके बाद। ठीक सर। मैं अभी ग्रुप पे इसी पे फॉरवर्ड कर देता हूँ। ठीक है सर, ठीक है। धन्यवाद सर। जी सर, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू अंकित जी। डेलीगेट्स, आज हमारे मुख्य वक्ता हमारे पधार चुके हैं श्री निखिल गोयल जी। आप एडवोकेट हैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में, और आप हमारी रिक्वेस्ट पे आप आज आए हैं हमें डेलिब्रेशन देने के लिए इनकम टैक्स के सेक्शन 148 से संबंधित, क्योंकि आजकल इनकम टैक्स का महीना चल रहा है, इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है हम सब लोगों को। 148 के ऊपर काफ़ी कुछ परेशानियां थी लोगों के क्वेश्चन से, लोगों के समझ में कुछ आ नहीं रही थी, नई नई चीज़ें आ रही हैं। इस तरीके से 148 इशू हो रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में, तो
बहुत सोच समझ के आज हमने निखिल सर को और सरस्वती पुत्र उनको रिक्वेस्ट करी, आज पधारे हुए हैं। तो आपका परिचय देने के लिए पहले मध्य प्रदेश छतरपुर से मैं श्री शैलेश विश्वकर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले हमारे आज के सरस्वती पुत्र का पहले परिचय दें, उसके बाद फिर हम उनका डेलीब्रेशन सुनेंगे। शैलेश विश्वकर्मा जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी सर, जी सर। आप जो सभी को सादर नमस्कार। और आज अपने जो अतिथि महोदय हैं, सरस्वती पुत्र महोदय हैं, उनका परिचय देने के पहले एक छोटी सी बात मैं अपनी तरफ से रखना चाहूँगा। आज पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस कल था, तो आज क्षमा वाणी का काम जैन समाज में चल रहा है। जैन समाज इस सनातन धर्म की परंपरा ही है और क्षमा मांगना अपने आप में बड़े कलेजे देने का काम है। मैं आप सभी से क्षमा इसलिए मांग रहा हूं कि मैंने कई बार बोलते समय कुछ गलत बोल दिया हो या किसी का कुछ गलत लगा हो मेरे बोलते समय, तो मैं आप सभी बड़ों से और सभी छोटों से क्षमा याचना करता हूं। आशा है कि आप सब मुझे क्षमा करेंगे और आगे अपना सब ऐसा ही व्यवहार बनाए रखेंगे। और इस पर्व को मैं इसलिए ज़्यादा मानता हूं क्योंकि आप अपने मन से अपने पूरे होश हवास में किसी भी व्यक्ति से क्षमा मांगते हैं, ये भगवान भी सुनता है। और आप सब मेरे बड़े, मेरे भगवान स्वरूप हैं, मेरे छोटे, मेरे भाई, सभी से अगर कोई गलती हुई तो मुझे क्षमा करेंगे। अब परिचय की तरफ आऊँगा। निखिल जी के लिए मैं इतना बार कहूँगा कि अभी आप सभी को ये बताया गया कि सर एडवोकेट हैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में, उसके साथ साथ सर चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। दोनों पद एक साथ वो संभाले हुए हैं। इसके इनका परिचय छोटा सा है लेकिन बड़ा अच्छा है और बहुत सुंदर लगा मुझे पूरा परिचय पढ़ने के बाद। सर की पढ़ाई शुरू हुई बीकॉम करी इनने पंजाब यूनिवर्सिटी से, उसके बाद इन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई करी। मई 2016 में ये पास आउट हुए। उसके बाद सितंबर 16 से जून 19 तक इन्होंने लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से किया। उसके बाद ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी से इन्होंने एलएलएम की पढ़ाई भी करी। यानी कि जितने भी टैक्सेशन की या न्याय व्यवस्था की जो डिग्रियां हैं सर के पास आ गई हैं। और सर इस समय मुख्य रूप से एक फर्म है GAK पार्टनर्स, उसमें एडवोकेट हैं 2019 से आज तक। इसके अलावा गोयल ए कुमार एंड कंपनी में 2016 अगस्त 2019 तक ये पार्टनर रहे। इसके अतिरिक्त अब इन्होंने एक नई फर्म में क्लाइंट सपोर्ट स्पेशलिस्ट में ये काम करते रहे हैं। और मुख्य रूप से इनका जो काम करने का जो क्षेत्र है ये है टैक्स लिटिगेशन, जो हाई कोर्ट में या ITAT में ये काम करते हैं। इसके अलावा इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन में भी सर बहुत काम देखते हैं। किस तरह से किसका टैक्स दिया जाए, कहाँ कैसे एडजस्ट किया जाए, उसकी एडवाइजरी भी देते हैं, क्रॉस बॉर्डर और डोमेस्टिक दोनों प्रकार से। इसके अलावा सिविल मैटर की रिट पिटीशन भी सर फाइल करते हैं। NCLT कंपनीज एक्ट और IBC रिलेटेड जो लिटिगेशन है ये सर इसको हैंडल करते हैं। कंपाउंडिंग प्रोड्यूसर जो RBI के समक्ष इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में रखी जाती हैं ये भी सर देखते हैं। टैक्स डिस्प्यूट एडजस्टिक्शन सर्च और सर्वे की अभी बहुत देर तक चर्चा चलती रही। धारा 129 और 130 जो GST की धारा है उसमें काफ़ी देर अभी चर्चा होती रही और निखिल सर इसको सुनते भी रहे होंगे बैठे बैठे। इसके जो इनकम टैक्स के रिलेटेड मामले हैं, सर्च के, सर्वे के, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, इसके सर बहुत अच्छा काम करते हैं। इसके अलावा इन्होंने जो अदर अनुभव है इनके वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड में इन्होंने काम किया है 2018 दिसंबर से 2019 नवंबर तक। इसके अलावा वालन इंटरनेशनल एक फर्म है चाइना की, उसमें सर ने काम किया है मार्च 2018 से अगस्त 2019 तक। इसके अलावा वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ यूएन एसोसिएशन, इसमें भी सर काम कर चुके हैं 2016 से फरवरी 2019 तक। इतने विशद और इतने विराट अनुभवी व्यक्ति आज हमारे साथ हैं। इनकी उम्र पर मत जाइएगा, उम्र के हिसाब से इनके अनुभव बहुत ज़्यादा है। और आज सर इनकम टैक्स की धारा 148 पर हम सबको उद्बोधन देंगे। मैं निखिल जी का ज़्यादा समय इसलिए लेना चाहता हूँ कि हम ऑलरेडी 12 मिनट उनके ले चुके हैं और समय बहुत कीमती है आज की डेट में। तो मैं अब आदरणीय निखिल जी से निवेदन करूंगा कि आप अपना उद्बोधन आरंभ करिए। प्रांजल जी नमस्कार।
Good evening, all present. Thank you, Harshji, for this invitation. It's quite humbling to be a part of this seminar today. And Shaileshji, thank you very much for this very detailed introduction given by you. As Sir very rightly said, I may be very young for giving this deliberation in this group today. So I always learn from my seniors as well. But as Sir discussed, my area today will be limited to income tax discussions, although I was quite impressed by the kind of discussions that took place prior to the start of this session regarding section 129 and 130 GST. And goes to show that such forums really help grow a lot of professional camaraderie and also helps professionals learn by choosing such platforms. I think it's easier for us to stay abreast, stay updated with the latest in our fields. And definitely I support this decision to keep holding these sessions. And Harshji even told me, I think they've been holding these sessions continuously every week. So it's a great achievement. We've tried holding so many seminars back here in Punjab and Haryana, especially through our bar associations, but we have not been able to achieve such level of consistency. So that's kudos to the organization. I definitely refer it to more people, because these look like very fruitful conversations and of general importance to all tax attorneys. Without further ado, I'll switch to the main topic at hand today. That is around round 2 of the limitation debate under section 148. Now, I believe it's important that before I switch and discuss round 2, let's just briefly discuss round 1 as well. And I believe most of my advocate colleagues here might have had an encounter with it. So, and especially because of the fact that it was a judgment of this jurisdiction, Honorable Allahabad High Court had passed an order not very long back ago, titled as Ashish Agarwal versus Union of India, wherein notices issued under section 148 of the Act after 1st of April 2021 were quashed for not following the procedure as amended by Finance Act 2021. Nikhil sir, just excuse me sir, please. Yes, sir. With request sir, with folded hands. Sir, we all people are from UP and all the means Hindi speaking areas. जी सर, मैं शिफ्ट कर देता हूँ, मैं बदल देता हूँ। Please sir, and it will be more convenient in case if we just means give us a मैं सर बिल्कुल I will try my best. So that sir, please sir, please don't take no, sir. Not at all, not at all. Please sir, please. ठीक है हर्ष जी, ठीक है जी। तो हम स्टार्ट कर रहे थे डिस्कशन ऑन सेक्शन 148। तो आपके ही जुरिस्डिक्शन का एक डिसीजन रहा आशीष अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां 1/4/2021 के बाद जितने भी 148 के नोटिस डिपार्टमेंट ने इशू करे सबको क्वॉश कर दिया गया। जो ये डिसीजन एक बहुत ही बड़ा प्रोमिनेंट डिसीजन रहा, जिसकी वजह से इलाहाबाद हाईकोर्ट के डिसीजन को फॉलो करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट, काफी राजस्थान हाईकोर्ट तक ने ये डिसीजन फॉलो करके 148 के नोटिस को क्वॉश कर दिया। क्या है ये 148 का नोटिस? 148 एक प्रोसीजर है रीअसेसमेंट का। तो पहले आप रिटर्न फाइल करते हैं अपनी इनकम टैक्स की, उसके बाद डिपार्टमेंट के पास अभी रहता है 6 महीने का कि अगर वो चाहते हैं आपकी एक रेगुलर असेसमेंट कर सकते हैं। वो प्रोसीजर चलता है सेक्शन 143 के तहत। बट अगर आपकी रेगुलर असेसमेंट नहीं हो पाती तो एक और मौका दिया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। 2021 अप्रैल से पहले ये टाइम लिमिट रहती थी 6 साल की। 4 साल जहां पे 1 लाख से कम की इवेजन डिटेक्टेड हो और जहां पर 1 लाख से ज्यादा की इवेजन को डिटेक्टेड हो उसमें 6 साल तक का समय दिया जाता था। अब ये जो रीअसेसमेंट की प्रोविजन है ये काफी स्ट्रिक्ट रहती है। ये हमारी ओरिजिनल असेसमेंट की तरह एक वाइड पावर नहीं है। तो इसको एक्सरसाइज करने के लिए आपको एक कंडीशन दी जाती थी, देयर हैज टू बी अ रीजन टू बिलीव। ये रीजन टू बिलीव एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी रही और आप लोग शायद अपने एकेडमिक टाइम में पढ़े होंगे और काफी बार इस जजमेंट का इस्तेमाल हुआ होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का 2002 की एक जजमेंट है, जीके एंड ड्राइव शाफ्ट्स।
जीके एंड ड्राइव शाफ्ट्स एक जजमेंट थी जिसमें कहा गया कि रीअसेसमेंट पूरा करने से पहले असेसिंग ऑफिसर को अपने असेसी को रीजंस टू बिलीव की कॉपी देनी पड़ेगी, जिसके बाद असेसी को एक मौका दिया जाएगा इसको ऑब्जेक्ट करने का कि क्यों ये रीजंस गलत हैं और क्या आपकी रीअसेसमेंट हो सकती है। ये रीजंस गलत होने के काफी पहलू हो सकते हैं। वन ऑफ द मेजर रीजंस की रीजंस टू बिलीव को चैलेंज किया जाता था जुरिसडिक्शनल बेसिस पे कि टाइम खत्म हो गया है या जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके रिलेशन में है ही नहीं। ऐसे कई पहलू रहे हैं जिसके ऊपर जजमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम आती रही हैं 2002 से लेके अभी तक। सो ये जो एक प्रोसीजर था कि आपकी असेसमेंट पूरी करने से पहले आपको ज्यूरिसडिक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए एक मौका दिया जाएगा, असेसी को एक मौका दिया जाएगा कि क्या असेसिंग ऑफिसर के पास करेक्ट ज्यूरिसडिक्शन है मेरे को असेस करने की या नहीं। उसके लिए हम सबसे पहले एक ऑब्जेक्शन फाइल करते हैं रीजंस के अगेंस्ट। उस ऑब्जेक्शन के खिलाफ असेसिंग ऑफिसर को एक स्पीकिंग ऑर्डर पास करना होता है और उस स्पीकिंग ऑर्डर में उसे समझाना पड़ेगा कैसे उन्होंने ज्यूरिसडिक्शन अज्यूम करी है एंड उसके बाद आपकी रीअसेसमेंट हो सकती है। ये हमारे 2002 का जीके एंड ड्राइव शाफ्ट्स का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था जिसको वाइडली फॉलो करा गया था। सो दिस वाज अ जज मेड लॉ। सेक्शन में ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई थी, बट सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हुए ये एक डायरेक्शन दिया जो कि देश भर में फॉलो किया गया। 2002 से लेके 2020-21 तक इसमें काफी चेंजेस आए। कब कब हम हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं रिट ज्यूरिसडिक्शन में, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल उठा, क्योंकि आप समझिए कि इनकम टैक्स एक्ट एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोड है। इसमें हर एक्शन के अगेंस्ट एक अपील का भी प्रावधान रहता है। तो काफी बार कोर्ट्स इंटरफेयर करने से मना कर देते हैं क्योंकि हमारे पास अपील की एक एफिकेशियस रेमेडी रहती है। जैसे कि हमारे इंडायरेक्ट टैक्स लॉज में प्री डिपॉजिट की कंडीशंस हैं। ऑल्दो इनकम टैक्स में कोई स्पेसिफिक प्री डिपॉजिट कंडीशन नहीं है, अपील कैन बी फाइल्ड बाय डिपॉजिटिंग द अपील फी विच इज 500 to 1000 rupees at the first appellate level. So बहुत ज्यादा फीस नहीं है, बट कुछ कंडीशंस इम्पोज करे जाते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट से बचना है, अगर रिकवरी से बचना है, तो स्टे ऑफ डिमांड लेने के लिए कुछ मिनिमम कंडीशंस रहते हैं कि 20% की डिमांड जमा करानी पड़ती है। सो वो सब कंडीशंस एग्जिस्ट करते हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारा रीअसेसमेंट का लॉ इवॉल्व हो रहा था और उसका बेस रहता था जीके एंड ड्राइव शाफ्ट्स। अब सरकार ने सोचा कि जब ये लॉ इतना डीपली इन्वॉल्व हो ही चुका है तो उन्होंने सोचा इसको हमारे एक्ट का ही पार्ट बना देते हैं। इन डूइंग सो उन्होंने एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया एक्ट में फ्रॉम 1 अप्रैल 2021, पिछले साल से, जिसे हमने पढ़ा सेक्शन 148A। सो 148 के बीच में एक नया सेक्शन डाल दिया 148A। सो जहां हमें सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा कि आप कोई भी रीअसेसमेंट करने से पहले असेसी को एक मौका देंगे ये समझाने के लिए कि क्या असेसिंग ऑफिसर की ज्यूरिसडिक्शन बनती है आपका केस खोलने की या नहीं। उसके लिए उन्होंने एक नया प्रोसीजर डाल दिया जिसमें 148 का नोटिस इशू करने से पहले 148A का एक नोटिस इशू किया जाएगा। 148A के नोटिस के तहत आप एक जवाब देंगे और आपके जवाब के खिलाफ एक स्पीकिंग ऑर्डर पास किया जाएगा। और प्रोटेक्शन देने के लिए या एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रखने के लिए असेसिंग ऑफिसर को इन ऑर्डर्स को पास करने से पहले अपने एक सीनियर, जो कि अप टू 3 years कमिश्नर और मोर देन 3 years के केस में चीफ कमिश्नर से एक अप्रूवल लेना पड़ता है। अब सेक्शन था तो सबके हक में। तो इससे पहले कि हम बहुत आगे जाएं, मैं पहले एक स्क्रीन शेयर करके जो पुराना लॉ था उसको शेयर करूंगा ताकि हम समझें कि ये लिमिटेशन की डिबेट शुरू कैसे होती है। तो आप सब स्क्रीन को देख पा रहे हैं? जी सर, आ रही है सर। जी, तो ये सेक्शन 149 इनकम टैक्स एक्ट का मैंने रिप्रोड्यूस करा हुआ है। ये लॉ है 2021 से पहले का। सो अगर हम देखेंगे, नो नोटिस अंडर 148 शैल बी इशूड फॉर एन असेसमेंट ईयर
if 4 years have elapsed from the end of the relevant year, unless the case falls under clause B and C. If 4 years but not more than 6 years have elapsed from the end of the relevant assessment year, unless the income chargeable to tax which has escaped assessment amounts to or is likely to amount to 1 lakh rupees or more. तो जनरल लॉ है 2021 मार्च तक जो लॉ रहा कि जनरल लिमिटेशन लॉ फॉर रीओपनिंग असेसमेंट इज 4 years, बट अगर एस्केप्ड इनकम क्वांटिफाइड है 1 लाख है उससे ज्यादा पे तो 6 साल का टाइम दिया जाएगा। और जहां फॉरेन एसेट्स इंक्लूड होते हों या कोई लोकेशन जो एसेट की है वो आउटसाइड इंडिया रहती है, कोई बैंक अकाउंट हो चाहे कोई ट्रस्ट हो या कोई भी, जैसे काफी डिबेट रही है हमारे टाइम में फॉरेन बैंक अकाउंट्स को लेके, तो वहां 4 years को बढ़ा के 16 years का टाइम कर दिया गया। तो ये हमारा पुराना लॉ था कि कोई रीओपनिंग करने के लिए आपके पास इतना समय रहता है। तो डिबेट शुरू कहाँ होती है कि क्या ये टाइम पूरा हो गया है उस डेट पर जब नोटिस इशू हुआ है, अगर 4 साल या 6 साल से ज्यादा हो गया है तो क्या ज्यूरिसडिक्शन रहती है असेसिंग ऑफिसर की। अब देखिए कैसे इस लॉ को बदल दिया गया। अब मैं जो नया सेक्शन है उसको अपनी स्क्रीन पर भी पेश करूंगा। जी, अब 2021 में जी 2021 में इसी लॉ को बदल के टाइम पीरियड के ऊपर एक डिबेट शुरू हुई। हमारे ही हक में नो नोटिस अंडर सेक्शन 148 shall be issued if 3 years have elapsed from the end of the relevant year unless the case falls under B। अब देखिए जो पिछले लॉ में 4 साल का समय था उसको घटा के 3 साल कर दिया गया, और बी क्लॉज कहता है if 3 years but not more than 10 years have elapsed from the end of the relevant assessment year and the assessing officer has in his possession books of accounts, documents or evidence represented in the form of an asset which has escaped assessment amounts to or is likely to amount to 50 lakh rupees or more। तो ये कंडीशंस काफी हद तक बदल दी गई। 4 और 6 साल का कॉन्सेप्ट खत्म करके 3 और 10 साल का एक कॉन्सेप्ट लाया गया। बट अगर हम ये देखें कि अगर 2021 में ये अमेंडमेंट आती है तो क्या हम पीछे 2011 में जा सकते हैं, क्योंकि ये सेक्शन तो कहता है कि आप पिछले 10 साल के बारे में बात कर सकते हैं। बट सोच के देखें कि अगर 2010-11 असेसमेंट ईयर को वैसे देखा जाए तो उसकी रीओपनिंग पॉसिबल ही नहीं थी, क्योंकि पुराने लॉ के हिसाब से 2017 के बाद वो केस खोला नहीं जा सकता। 2011 में 6 जब आप ऐड करेंगे तो 2017 मार्च के बाद इस केस को खोला नहीं जा सकता था। तो क्या हम इनकम टैक्स में ये पावर दे सकते थे इस नए लॉ के तहत? इसको रिजॉल्व करने के लिए फर्स्ट प्रोवाइजो ऐड करा गया। फर्स्ट प्रोवाइजो कहते हैं प्रोवाइडेड दैट नो नोटिस अंडर 148 shall be issued at any time in case for the relevant assessment year beginning on or after first day of April 21 if such notice could not have been issued at that time being beyond the limitation specified in clause B of subsection 1 as they stood immediately before Finance Act। शॉर्ट में वो ये कहना चाहते हैं कि हम आपका पुराना हक नहीं छीन रहे हैं, हम आपके पुराने लॉ के हिसाब से जो टाइम लिमिट रहती थी प्रायर टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द अमेंडमेंट एज ऑफ 1 April 2021 उसको रिस्पेक्ट किया जाएगा। तो अभी हमने जस्ट पढ़ा था, पिछला लॉ कहता था कि मैक्सिमम टाइम लिमिट 6 साल रहेगा जहां 1 लाख से ज्यादा की डिटेक्शन है एस्केप्ड असेसमेंट में, और 4 साल का समय रहेगा जहां पे 1 लाख से कम की एस्केप्ड असेसमेंट है। अब उसको रिस्पेक्ट किया जा रहा है फर्स्ट प्रोवाइजो में। फर्स्ट प्रोवाइजो में हमारे राइट्स प्रोटेक्ट कर दिए गए हैं कि अब जो असेसमेंट ईयर्स फाइनलिटी रीच कर चुके थे ऑलरेडी उनके ऊपर फाइनेंस एक्ट 2021 की अमेंडमेंट का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। अब देखिए हुआ क्या, अब ये नया लॉ इंप्लीमेंट हो गया 1/4/2021 से। हम सबको याद है कोविड ने कितना कहर मचाया था हमारे सबकी जिंदगी में, और काफी मुश्किल आई थी
किसी को भी अपनी नॉर्मल जिंदगी में काफी बदलाव दिखे थे। वैसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में भी काफी प्रॉब्लम आई। तो उन सारी प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए टाइम टू टाइम ऑर्डिनेंस आए। उसके बाद एक एक्ट भी लाया गया, उसका नाम रखा गया टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट एक्ट। उस एक्ट के तहत एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस का टाइम बढ़ाने की बात करी गई। सो कोविड, अगर आपको याद होगा, मार्च 2020 का इवेंट है। तो कोविड के लॉकडाउन के ठीक बाद 2-3 दिन बाद ही फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट कर दी थी कि जो भी एक्शंस लिमिटेशन को क्रॉस करने वाले हैं उनके लिए एक सूटेबल अमेंडमेंट कर दी जाएगी। उस समय एक ऑर्डिनेंस दे दी गई और उसके बाद फ्यूचर में एक्ट को लाया गया। इस एक्ट का पर्पस क्या था कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन अपने टाइम पे नहीं करे पाए, और उसका रीजन कोविड था, तो डिपार्टमेंट को सेक्शन 3 के तहत एक पावर दे दी गई कि आप टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं उस एक्शन को कंप्लीट करने के लिए। तो आइए एक बारी हम उस लॉ को भी देख लें। तो अभी मैंने रिलैक्सेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ द स्पेसिफाइड एक्ट खोल लिया है। इसमें सेक्शन 3 है। तो ये सेक्शन 3 डिफाइन करता है वेयर एनी टाइम लिमिट हैज बीन स्पेसिफाइड और प्रिस्क्राइब्ड और नोटिफाइड अंडर द स्पेसिफाइड एक्ट। स्पेसिफाइड एक्ट इंक्लूड्स इनकम टैक्स एक्ट, falls within the period from 20th March 2020 to 31st day of December 2020 or such other date after 31st day of December 2020. The central government may by notification specify in this behalf completion or compliance of such actions. A clause में लिखते हैं completion of any proceeding or passing any order or issuance of any notice. So, अगर किसी एक्शन की लिमिटेशन डेट 20 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2020 के बीच की पड़ती है, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के तहत उसको आगे बढ़ा सकती थी और इस नोटिफिकेशन के तहत काफी बार एक्सटेंशंस दी गई। समझने की बात है, इसका अफेक्टेड असेसमेंट ईयर रहेगा सबसे ज्यादा असेसमेंट ईयर 2013-14। असेसमेंट ईयर 2013-14 के 6 साल पूरे होते थे 31 मार्च 2020 को। तो बिकॉज ऑफ कोविड काफी ऑफिसर्स एक्शन पूरा नहीं कर पाए टाइम पे, उनकी मदद के लिए ये एक्सटेंशंस लाई गई और एक्सटेंशंस इस तहत तक लाई गई कि अप टू 31 मार्च 2021 एक्सटेंशन दे दी गई। सो जहां हमारे असेसमेंट ईयर 2013-14 के 6 साल 31 मार्च 2020 को पूरे हो रहे थे, उसको बढ़ा के 31 मार्च 2021 तक ले जाया गया। और अब आप देखिए 2014-15 की लिमिटेशन डेट भी 31 मार्च 2021 बैठी। अब कंट्रोवर्सी कहां शुरू हुई? फाइनेंस एक्ट 2021 1/4/2021 से एप्लीकेबल है। टैक्सेशन एंड अदर अमेंडमेंट लॉज एक्ट सितंबर 2020 की है और फाइनेंस एक्ट 2020 अपने टाइम से 1 अप्रैल 2020 से इंप्लीमेंटेड थी। तो हमारे पास एक ही समय पे 3 लॉज को एग्जिस्ट करने लगे और 31 मार्च 2021 को भी काफी ऑफिसर्स अपने नोटिस इशू नहीं कर पाए और वो नोटिस रिलेट करते हैं असेसमेंट ईयर 13-14, 14-15, 15-16, 16-17 और 17-18। 5 सालों के ऐसे नोटिस थे जो असेसिंग ऑफिसर ने निकालने थे, बट एक्सटेंडेड टाइम पीरियड में भी 31 मार्च 2021 तक भी वो नोटिस नहीं निकाल पाए। तो उनकी मदद के लिए सरकार ने जो टाइम पीरियड था उसको और आगे बढ़ाकर 30 जून तक ले गए। बट फिर सवाल उठता है कि क्या 148 का नोटिस पुराने लॉ के हिसाब से 1/4/21 के बाद दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता? इसी कंट्रोवर्सी के ऊपर इलाहाबाद हाईकोर्ट का पहला डिसीजन था आशीष अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां ये कहा गया कि जब एक स्पेसिफिक लॉ की प्रोविजन इनेक्ट कर दी गई है लेजिस्लेचर के द्वारा, उसके बाद आप पुराने लॉ के तहत कोई नोटिस इशू नहीं कर सकते। तो मैंडेटरीली आपको 148A का एक नोटिस इशू करना था, जो कि आपने नहीं किया और आपने पुराना ही लॉ के हिसाब से अपनी कार्रवाई शुरू कर दी।
तो उन्होंने इस कार्रवाई को बंद कर दिया। इस डिसीजन को फॉलो काफी कोर्ट्स ने करा और सिचुएशन ये बन गई थी कि अब पैन इंडिया लेवल पे तकरीबन 90,000 नोटिसेस इनवैलिड हो गए। यूनियन ने इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में की। सिविल अपील 3005 ऑफ 2022 4 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने इसका डिसीजन लिया। और ये एक हिस्टोरिक डिसीजन है क्योंकि इस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 को एक्सरसाइज करा। आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लॉ मेकिंग पावर फॉर द सुप्रीम कोर्ट। तो पैन इंडिया लेवल पे एक जजमेंट पास की गई, उसका एक्सट्रैक्ट अभी मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। तो क्या करा गया, प्रॉब्लम क्या थी कि असेसिंग ऑफिसर ने क्या भारी गलती करी। उन्होंने पिछले लॉ के हिसाब से आपको 1/4/2021 के बाद बिना 148A का एक नोटिस इशू करे असेसमेंट कर दिया आपकी शुरू। इसको ठीक करने का क्या तरीका है? हमने कहा ये तो नोटिस ही गलत है, इसको खत्म कर दीजिए। मैं जस्ट एक बार चेक करना चाह रहा था कि स्क्रीन शेयर हो पा रही है अभी आशीष अग्रवाल की जजमेंट के ऊपर। सर नहीं हुआ। मैं एक बार दोबारा वो करता हूँ। जी ठीक है, तो हमारी तरफ से आर्ग्यूमेंट था कि पैन इंडिया लेवल पे इन नोटिस को कैंसिल कर दिया जाए। बट सबकी एक ही डिमांड थी कि नया प्रोसीजर आ चुका था जब 1/4/2021 को, तो नए प्रोसीजर के हिसाब से क्यों नहीं फॉलो किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 में पावर एक्सरसाइज करते हुए एक वन टाइम मेजर लिया। उन्होंने कहा कि आपकी एक ग्रीवेंस है कि आपको नए लॉ के तहत नहीं ट्रीट करा गया और पुराने लॉ में ही आपको नोटिस निकाल दिए गए। तो चलो ठीक है, इसको हम रेमेडी करते हैं। पैरा 1 अगर हम पढ़ेंगे रोमन का, द impugned section 148 notices issued to the respective assessees which were issued under the unamended section 148 of the IT Act, which were subject matter of writ petitions before various respective high courts, shall be deemed to have been issued under section 148A। एक डीमिंग फिक्शन लगा दी गई कि जो भी नोटिस 1/4/2021 से 30 जून 2021 के बीच में इशू करे गए अंडर सेक्शन 148 ऑफ द अनअमेंडेड प्रीवियस लॉ, उसको बदल के 148AB का नोटिस बना दिया गया और ये डीम करा गया कि ये नोटिस ठीक से इशू करा गया होगा। अब इसका इफेक्ट क्या हुआ, अब 148AB का नोटिस इसे बना दिया गया, तो आपको दोबारा एक मौका दिया गया, अपना जवाब सबमिट करिए और असेसिंग ऑफिसर इसके खिलाफ एक ऑर्डर पास करेंगे 148AD में। पैरा 3 में अगर आप पढ़ेंगे, अब जो कंट्रोवर्सी शुरू होगी, क्योंकि ये जो नोटिसेस पास हो गए 148AB में, ये शुरू हो गया काम मई 2022 में जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया। 148AD का ऑर्डर पास करने का जो टाइमलाइन था वो 31 जुलाई 2022 को खत्म हो गया। तो आप लगभग अब तक आपके सारे असेसीज जिनको ये ऑर्डर पास होने थे वो ऑर्डर पास हो चुका है। सारी कंट्रोवर्सी आती है पैरा 4 से। All defenses which may be available to the assessees, including those available under section 149 of the IT Act, and all rights and contentions may be available to the concerned assessees and revenue under the Finance Act 2021 and in law shall continue to be available। तो एक बहुत बड़ी बात कह दी गई कि लिमिटेशन के रिगार्डिंग असेसी के जितने डिफेंस रहेंगे वो नए लॉ के हिसाब से देखे जाएंगे, ना कि पुराने लॉ के हिसाब से। तो अगर आपका कोई भी लिमिटेशन का डिफेंस बनता है अंडर सेक्शन 149, आप उसको फॉलो कीजिए और आप वो डिफेंस अपने जवाब में ले सकते हैं। तो अभी तक तो सब ठीक लग रहा है। अगर हम सिंपली यहां तक लॉ को समझने की कोशिश करें, एक बड़ा सिंपल सा फैक्ट सामने आता है। अभी मैं दोबारा नया सेक्शन 149 खोल लेता हूं ताकि हम समझ पाए इसका रीजन या मीनिंग क्या रहेगा। तो 1/4/2021 अगर हम देखें, आप पेन पेपर पे भी कर सकते हैं कैलकुलेशंस। 1/4/2021 पे 2 साल 2 असेसमेंट ईयर के नोटिस आज की डेट में इनवैलिड हो जाते हैं।
वो कौन से 2 साल रहेंगे? AY 2013-14 और AY 2014-15, क्योंकि इन दोनों में 6 साल का समय पूरा हो गया। अब इनमें नोटिस नहीं दिया जा सकता और उसके लिए गाइडिंग प्रोविजन रहेगा 149 का फर्स्ट प्रोवाइजो। फर्स्ट प्रोवाइजो में लिखा है अगर पिछले लॉ में अलाउड नहीं था नोटिस देना, तो अब नए लॉ के तहत भी आपको नोटिस देना अलाउड नहीं है, क्योंकि वो 6 साल का समय अब पूरा होता है। अब आगे चलते हैं, 2015-16, 16-17, 17-18, अगर हमारी मैच ठीक है तो 3 साल जब आप ऐड करेंगे, चाहे वो असेसमेंट ईयर 2017-18 रहेगा, उसके 3 साल पूरे हो जाएंगे 31 मार्च 2021 को। तो ये जो बाकी 3 साल हैं, इनके लिए लिमिटेशन पीरियड डिफाइन होगा 149 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी से। क्लॉज ए है केवल उन सालों में जहां 3 साल भी पूरे नहीं हुए। 3 साल कहां कहां पूरे नहीं हुए? जो भी असेसमेंट ईयर 17-18 के बाद की कहानी है। अगर आप असेसमेंट ईयर 18-19 देखेंगे, उसके 3 साल पूरे हुए 31 मार्च 2022 को। और आपके कई एसएससीज को नोटिस आए होंगे असेसमेंट ईयर 2018-19 के अभी भी। तो डिबेट कहां आती है? इंटरप्रिटेशन ऑफ द जजमेंट पे। जैसे ही ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, ये डिस्कशन शुरू हो गई कि क्या इस डिसीजन के तहत 2013-14 और 14-15 के जितने भी नोटिस हैं वो सब खत्म हो जाएंगे? क्या 2015-16, 16-17 और 17-18 के नोटिस जिसमें एसेट आइडेंटिफिकेशन 50 लाख से कम की है, क्या वो नोटिस भी आज की डेट में गलत हैं? इस डिबेट को थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करा सीबीडीटी ने अपना ही एक इंस्ट्रक्शन इशू करके। अभी मैं दोबारा एक वो इंस्ट्रक्शन शेयर करता हूं स्क्रीन पे। जी, सीबीडीटी ने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को इंप्लीमेंट करने के लिए अपने फील्ड ऑफिसर्स को एक इंस्ट्रक्शन जारी की। इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग इंप्लीमेंटेशन ऑफ द जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डेटेड 4/5/2022 यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस आशीष अग्रवाल। पैरा 6 में अपनी इंस्ट्रक्शन के उन्होंने ऑफिसर्स को कहा कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा है कि सेक्शन 149 के सारे डिफेंसेस सारे एसएससीज के लिए अवेलेबल रहेंगे। उसके बाद उन्होंने सेक्शन 149 की प्रोविजन को समझाया। पैरा 6.2 में आगे आके उन्होंने अपनी इंटरप्रिटेशन दी। उनका मानना है कि असेसमेंट ईयर 2013-14, 14-15, 15-16 इन 3 सालों में हम 149(1)(b) के तहत लिमिटेशन डिसाइड करेंगे, और एवाय 16, 17 और 17-18 में उनका मानना है कि ऑन द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ द नोटिस 3 साल भी पूरे नहीं हुए। तो उनका रीजन कहां से आता है? वो फाइनेंस एक्ट के अंदर अपनी टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट एक्ट को पढ़ रहे हैं। वो अमेंडमेंट एक्ट जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये भारी गलती है, आपको जो नोटिस इशू करने थे वो नए लॉ के तहत इशू करने थे, आपने फिर भी पुराने लॉ के तहत इशू करे, क्योंकि ये रेवेन्यू का बहुत मेजर लॉस होगा अगर हम 90,000 नोटिस को कॉश कर देंगे। तो एज अ वन टाइम मेजर उन्होंने एक तो फाइनेंस एक्ट 2021 के कंप्लायंट बनाया, बट दोबारा इंटरप्रिटेशन में एक बहुत बड़ा फ्लॉ आ गया। 6.2 का पैरा 2 अगर आप देखेंगे, एवाय 16, 17 और 17-18 के लिए सीबीडीटी का कहना है कि 3 साल पूरे नहीं होते, बट बाय नो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन ये कहा जा सकता है कि 16, 17 और 17-18 के लिए 3 साल पूरे नहीं हुए, क्योंकि अगर आप सिंपल मैथमेटिक्स करेंगे तो 3 साल पूरे होते हैं 31 मार्च 2021 को, और जहां 3 साल पूरे हो जाते हैं सेक्शन 149(1)(a) लगना बंद हो जाता है और सेक्शन 149(1)(b) लगना शुरू हो जाएगा, जहां पर मिनिमम 50 लाख रुपीस का एक एसेट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसी के बाद आप एस्केपमेंट ऑफ इनकम की प्रोसीडिंग्स 148 की प्रोसीडिंग्स आगे कर सकते हैं। तो जिस्ट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन, एवाय 13, 14 और 14-15 के नोटिस 31/3/2021 के बाद इशू नहीं किए जा सकते थे,
क्योंकि 1/4/2021 को फाइनेंस एक्ट 2021 आता है, जहां पे ये लिखा जाता है कि अगर आपके प्रीवियस लॉ में लिमिटेशन खत्म हो जाती है तो नए लॉ के तहत आपको कोई नोटिस इशू नहीं किया जाएगा। यहीं AY 15-16, 16-17 और 17-18 के लिए तीनों ही सालों में, क्योंकि 3 साल पूरे हो चुके हैं सिंस द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, अब इन केसेस में रीअसेसमेंट करने के लिए आपको पहले एक एसेट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उस एसेट की वैल्यू 50 लाख से ज्यादा होगी, तभी आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। वहीं डिपार्टमेंट का आर्ग्यूमेंट है कि जी नहीं, अगर हम अपने टैक्सेशन एंड अदर अमेंडमेंट लॉज के तहत दी गई नोटिफिकेशंस को बीच में रखेंगे तो AY 16-17 और 17-18 के 3 साल भी पूरे नहीं होंगे और बचे हुए 3 साल 13-14, 14-15 और 15-16 में हमें केवल 50 लाख की कंडीशन को देखना। तो दिस इज द कंट्रोवर्सी दैट एग्जिस्ट्स। अब इसके ऊपर हमारे हाई कोर्ट ने, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इंटरफेरेंस करी। मैं वो डिसीजन भी अभी यहाँ स्क्रीन पर लगा देता हूँ। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। जी मैं अभी उसको लगा के फिर शेयर करता हूँ। ये आई होप देख पा रहे हैं। ये डिसीजन है कुलवंत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सर अभी आ ही नहीं, स्क्रीन पे आ रही है, विजिबल नहीं हो रहा सर, खाली स्क्रीनिंग हो रही है कि मैं एक बार दोबारा ट्राई कर लेता हूँ। आ रहा है सर, आ रहा है। एक बार कोई कंफर्म कर दें अगर अब शेयर हो रही है। आ रहा है सर, आ रहा है। कुलवंत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यस यस, स्क्रीन शेयर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ challenge in the instant petition is a notice of 13 April 2021 for assessment year 13-14. Contention of the SSC section, the proviso to section 149 specifically provides under section 1 notice under 148 shall be issued if such notice could not have been issued at that time on account of being beyond the period of limitation under the provisions of subsection 1B of section as it stood immediately before the commencement of Finance Act 2021. Therefore, it is vehemently asserted that the initiation of proceedings by issuance of a notice under 148 AD for the assessment year 13-14 are wholly without jurisdiction and are time barred. और इसी में हमने CBDT की इंस्ट्रक्शन को भी चैलेंज कर दिया कि जहां हमारी सारी डिस्कशन ही CBDT के सर्कुलर के ऊपर रही, उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन पास ऑन करी अपने फील्ड ऑफिसर्स को, उसमें कैलकुलेशन में मिस्टेक है, तो CBDT की इंस्ट्रक्शन को भी चैलेंज कर रहे हैं और साथ ही साथ इंटरप्रिटेशन और इस ऑर्डर को भी चैलेंज कर रहे हैं। तो अगर हम डिबेट का क्रक्स समझें, पहले 148 के नोटिसेस गलत सेक्शन, गलत लॉ के हिसाब से इशू कर दिए गए, जो कि पुराना लॉ था। फाइनेंस एक्ट 2021 की अमेंडमेंट को बिना ऑनर करते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सारे एसएससीज को नोटिसेस इशू करे। उसके बाद सभी एसएससी जब हाई कोर्ट्स में गए, इसको चैलेंज करा, ये चैलेंज एक्सेप्ट करा गया। बट सुप्रीम कोर्ट ने जब देखा कि ये देश भर में इतने सारे नोटिसेस एग्जिस्ट करते हैं, उन्होंने आर्टिकल 142 में अपनी पावर एक्सरसाइज करते हुए एक वन टाइम मेजर करा कि ठीक है, हम मानते हैं कि ये 148 के नोटिस वो नए लॉ में इशू करना चाहते थे, बट अब कंट्रोवर्सी उठती है कि डिपार्टमेंट दोनों तरफ का फायदा लेना चाह रहा है। डिपार्टमेंट कहता है कि ठीक है जी, हमें सुप्रीम कोर्ट ने तो राहत दे दी कि ये नोटिस तो नए लॉ का है, बट हम अपने सारे आर्ग्यूमेंट जो
पहले ही सारे हाई कोर्ट्स डिसाइड कर चुके कि आप नहीं ले सकते थे, वो दोबारा ले लेते हैं, क्योंकि हमने तो पुराने नोटिस इशू करने के लिए अपना टाइम 30 जून तक बढ़ा लिया था। देयर आर लीगल मैक्सिम्स टू दिस इफेक्ट। लीगल मैक्सिम रहते हैं कि जहां एक स्पेसिफिक लॉ एग्जिस्ट करता है, आप जनरल लॉ के प्रोविजंस उन पे नहीं लगा सकते। सो फाइनेंस एक्ट 2021 will always be the guiding factor for deciding limitation under income tax act. इनकम टैक्स एक्ट की लिमिटेशंस के लिए हम एक जनरल अमेंडमेंट लॉ, टैक्सेशन एंड अदर अमेंडमेंट लॉज के ऊपर रिलाय नहीं करेंगे, हम अपनी फाइनेंस एक्ट के ऊपर रिलाय करेंगे, जहां सेक्शन 149 बहुत क्लियर कट प्रोविजन देता है कि अप टू 3 years आपको कोई एसेट आइडेंटिफिकेशन नहीं करनी, आफ्टर 3 years एंड अप टू 10 years 50 लाख की एसेट की आइडेंटिफिकेशन करनी है। और साथ ही एक प्रोवाइजो देते हैं 2020-21 असेसमेंट ईयर तक जितने भी केस हैं उनमें हम 6 साल तक ही पीछे जाएंगे, 10 साल पीछे नहीं जाएंगे। तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से 2013-14 और 14-15 के लिए इशू करे गए सारे आज की डेट में वैलिड नहीं है, और 15-16, 16-17 और 17-18 में दिए गए जितने भी नोटिस हैं उनमें अगर 50 लाख से कम का एसेट आइडेंटिफाइड है तो वहां पे भी आप एक चैलेंज पोज कर सकते हैं। हालांकि इस डिबेट के ऊपर अभी जितना हमने देखा है, हमारे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, कैलकाटा हाई कोर्ट में नोटिस ऑफ मोशन इशू कर दिया गया है, स्टे ऑफ द प्रोसीडिंग्स भी मिल गया है सबको। बट अदर ज्यूरिसडिक्शंस हैं, जैसे कि दिल्ली हाई कोर्ट हुआ, मुंबई हाई कोर्ट हुआ, बॉम्बे हाई कोर्ट, जहां अभी कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं आए हैं टू दिस इफेक्ट। तो ये एक ऑनगोइंग अपकमिंग कंट्रोवर्सी है। अभी हमारे मेंबर्स जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे वो एनलाइटन कर सकते हैं कि क्या ऐसे कोई केसेस अभी आपके हाई कोर्ट में यहाँ टेकअप हुए हैं। बट ये आपके एसएससी के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि कहीं ऐसा ना हो कि इंस्ट्रक्शन पे रिलाई करते हुए हम अपनी असेसमेंट करवा लें, उस असेसमेंट के बाद एक अपील हो, अपील के बाद फिर दोबारा ITAT में जाना पड़े, इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल, और कहीं ना कहीं ये बहुत लंबा चलने वाला है, क्योंकि रीअसेसमेंट के केसेस में क्योंकि डिपार्टमेंट एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के साथ आपकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है, जहां फैक्ट्स क्लियर कट हो वहां आपकी असेसमेंट का एक क्वांटम पहले ही डिफाइंड है। तो स्पेशली असेसमेंट ईयर 2013-14 और 14-15 में जहां लिमिटेशन प्राइमा फेसी एग्जिस्ट ही नहीं, प्राइमा फेसी खत्म हो चुकी है और आपकी ज्यूरिसडिक्शन एग्जिस्ट नहीं करती, जहां आपका हाईकोर्ट तैयार हो, ये एक रिट ज्यूरिसडिक्शन में चैलेंज का मैटर बनता है, क्योंकि अदरवाइज कोर्ट्स बहुत ही लिमिटेड एक्सरसाइज दे रहे हैं आज की डेट में रिट ज्यूरिसडिक्शन में फॉर टैक्स मैटर्स, स्पेशली उन एरियाज में जहां पर अपील की एक ऑल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल हो। बट ये एक ऑनगोइंग कंट्रोवर्सी चलेगी, थोड़ा लंबा चलेगी, एंड इसमें अगर आपको लगता है कि आपके एसएससी के लिए कुछ यूजफुल प्रोविजंस रहते हैं, आप स्टडी कर सकते हैं, हमसे डिस्कस भी कर सकते हैं कि क्या इस लॉ के तहत हमारे एसएससी को दिया गया नोटिस वैलिड है या नहीं है, और क्या इसके खिलाफ हम कोई चैलेंज पोज कर सकते हैं हाई कोर्ट को। तो वो एक डिस्कशन है। 149 में सिर्फ इतनी ही लिमिटेशंस नहीं है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस मैंने पीछे डिस्कस करा था, वहां पे एक और प्रोविजन है। अगर आप लोगों ने पहले इनकम टैक्स की सर्च या रिक्विजिशन मैटर्स में डील करा होगा, तो वो चलते हैं सेक्शन 132 एंड सेक्शन 132A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में। अगर सेक्शन 132 या 132A में कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है, उसकी असेसमेंट के लिए एक अलग कोड एग्जिस्ट करता था 1/4/2021 से पहले तक। वो होता था सेक्शन 153A से लेके सेक्शन 153C में। तो सर्च रिलेटेड जितनी असेसमेंट रीअसेसमेंट रहती थी वो उसी कोड के तहत की जा सकती थी, और उसके लिए आप सेक्शन 148 या सेक्शन 143(3) की असेसमेंट नहीं करते थे, आप उसमें केवल 153A से 153C की असेसमेंट करते थे। नए सेक्शन 149 में सेकंड प्रोवाइजो कहता है कि अगर
आपकी असेसमेंट 153A से लेके 153C में बनती थी, तो ये सेक्शन उस असेसी के ऊपर अप्लाई ही नहीं होगा। तो इनफैक्ट मेरे केस के फैक्ट्स ऐसे जुड़े हुए थे कि वो असेसी का कैश सीजर भी इलाहाबाद में ही हुआ था किसी ट्रेन में, और उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट असेसमेंट ही करना भूल गए सेक्शन 153A में। तो क्या 148 में आज की डेट में डिपार्टमेंट के पास रिकोर्स रहेगा? ये सवाल फाइनेंस एक्ट लेजिस्लेचर क्लियरली आंसर करता है इन फेवर ऑफ असेसी कि जहां 153A का एक्शन बनता है वहां सेक्शन 148 की एप्लीकेशन नहीं रहेगी। और इस बात को क्लैरिफाई करने के लिए उन्होंने एक्ट में ही प्रोविजन बना दिया है, इसको कोई एम्बिग्विटी नहीं छोड़ी गई है। क्योंकि कई बार हमारे कोर्ट्स में मल्टीपल नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज को हार्मोनियसली कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी चैलेंज उठाया जाता है। एक कंट्रोवर्सी हमेशा रहती है कि दोनों प्रोविजंस अगर नॉन ऑब्स्टेंट रहेंगे तो लीड प्रोविजन किसको माना जाएगा। तो ये कंट्रोवर्सी उठे ही ना, इसलिए लेजिस्लेचर ने इसको काफी टैक्टफुली डील करके एक प्रोवाइजो ही दे दिया एक्ट के अंदर। तो डिबेट का शॉर्ट सिनारियो यही है कि अब इनकम टैक्स एक्ट में एक नया प्रोसीजर लाया गया है सेक्शन 148A का। 148A के तहत आप अपने ऑब्जेक्शंस, चाहे वो लिमिटेशन के रिलेटेड हो, चाहे वो क्वालिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड और इट्स रेलेवेंस टू योर असेसी, आप इन सब मुद्दों के ऊपर एट थ्रेशोल्ड असेसिंग ऑफिसर को आगाह कर सकते हैं कि जी हमारे केस में कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनती। और असेसिंग ऑफिसर्स ने भी, ऑल्दो मैं ये नहीं कह सकता कि ये एक जनरल ट्रेंड रहेगा, बट काफी जगह हमने देखा है कि असेसिंग ऑफिसर्स ने काफी अच्छे से रिप्लाई को डील करते हुए काफी केसेस ड्रॉप भी करें। ऐसा नहीं है कि हर जगह ही रीओपनिंग का केस बना है, बट जिस असेसी के केस में हमें फील होता है कि लिमिटेशन या जुरिसडिक्शनल ग्राउंड्स हैं जो कि ठीक से डील नहीं करे गए हैं, दोज आर लिमिटेड फैक्ट्स जहां पे आप हाई कोर्ट को अप्रोच करके रिलीफ सीक कर सकते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिसडिक्शन अंडर आर्टिकल 226। तो अब मैं ऑडियंस से भी पूछना चाहूंगा, अगर आपके कोई सवाल हो तो प्लीज आप अनम्यूट करके डिस्कस कर सकते हैं। दीपक महेश्वरी जी, आगरा। दीपक महेश्वरी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। दीपक महेश्वरी आगरा, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप सर मुझे देख पा रहे हैं सर? हाँ, आप बोलिए। बहुत अच्छे तरीके से सर बताया इन्होंने, 148A को बहुत अच्छा डिफाइन किया है। बस मैं एक दो चीजें और पूछूंगा जो अभी इन्होंने सर्च एंड सीजर के बारे में बताया था कि ये किस ईयर में लाइक जो सीज हुआ था ट्रेन में, आपने बताया था किस ईयर में हुआ था? 2016, डिपार्टमेंट ने 2016 में जी। अब तो डिपार्टमेंट के पास कोई वो ही नहीं है इसका जी, क्योंकि 153B में लिमिटेशन डिफाइन होती है, लिमिटेशन ऑलरेडी खत्म हो गई। हाँ, तो डिपार्टमेंट अब इसमें, तो ये एक्चुअल में मेरा भी एक इसी टाइप का केस था जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। मेरे भी एक क्लाइंट का कैश एंड ज्वेलरी पकड़ ली थी और सेम यही मैटर था। तो अब डिपार्टमेंट के पास कुछ नहीं होता, हमने रिक्विजिशन कराया और पहले उसने पुलिस ने सीज किया, फिर हमने हाई कोर्ट में जाके, लाइक हाई कोर्ट इन द सेंस की सिविल कोर्ट में जाके उसका पैसा रिलीव कराया था। वो लैंडमार्क जजमेंट है, आई विल शेयर विद यू। हेलो, डेफिनेटली सर, डेफिनेटली मैं आपको वो शेयर करूंगा, बड़ा अच्छा लाइक जजमेंट है। इसके लिए अगर वो पैसा अभी आपका लाइक रिक्विजिशन अभी सीज्ड है या लाइक निकल गया? सर हमारी मैंडेमस पेंडिंग है इस पे ना, अभी पेंडिंग है ना? हाँ जी जी। तो उसमें उसके लिए मैं आपको एक अपना ऑर्डर दूंगा, उसके थ्रू यू कैन गेट दिस थिंग आल्सो। बिल्कुल। बाकी आपने 148 लाइक 10 ईयर और बहुत अच्छा रहा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हम लोगों के फेवर में नहीं है और हर सर से भी मेरी बात होती रहती है इस मैटर पे। काफी एडवोकेट्स हम लोगों के इस पे
हाई कोर्ट भी गए, हाई कोर्ट ने हमें रिलीफ दे दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट वास्तव में एक डिबेट वाला है। इट इज रियली लाइक वेरी गुड टॉपिक। एंड मैं तो यही बोलूंगा कि आपने बड़ा वर्निंग टॉपिक लिया है और ये टॉपिक एक बार और डिस्कस होना चाहिए सर। थैंक यू सर फॉर योर काइंड कमेंट। और मेरे किसी साथी कोई सवाल हो? उपाध्याय जी, आपको कोई सवाल है उपाध्याय जनरल सेक्रेटरी साहब? कोई सवाल नहीं है जी। ठीक सर। शैलेंद्र जैन जी, ललितपुर का आपका सवाल इस संबंध में 148 संबंधित आयकर के। शैलेंद्र जैन, ललितपुर। शिव गोपाल गुप्ता जी। वीके धर्मानी साहब, अलीगढ़। धर्मानी साहब, कोई आपका कोई क्वेश्चन हो इस संबंध में 148 संबंधित? नहीं सर, कोई सवाल नहीं है सर। ठीक सर, ठीक, थैंक यू। शांत रस्तोगी जी, कोई आपका सवाल हो? निशांत रस्तोगी जी। आनंद वाशी साहब, चंदौसी। सर मैं कुछ क्वेश्चन कर सकता हूँ सर? हाँ, क्यों नहीं सर, मैं बुलाई इसलिए नहीं सर सबको। सर मेरा एक ये क्वेश्चन है, ये मार्च 22 में 148 लिया गया है, तो ये असेसमेंट ईयर 15-16 के लिए है सर। मार्च 22 में लिया गया और उसमें जो सूचनाओं के आधार पर लिया गया वो गलत सूचनाएं हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की तमाम फर्जी एंट्रीज करके और उन्होंने 50 लाख से ऊपर हमारा लिटिगेशन मान के 54 लाख 65 लाख इस तरीके से कर दिया। काफी एंट्रीज उनकी गलत हैं जो हमसे संबंधित नहीं है। तो उस समय भी हमने उनको रिप्लाई किया था, बहुत विस्तृत रिप्लाई तो नहीं कर पाए थे क्योंकि क्लाइंट ने देखा तो वो खाली एक सरसरी निगाह से उसने बता दिया कि ये गलत है, ये तो हमने किया ही नहीं है, ये गलत है। जो किया था उसको उसने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन हम 31 मार्च तक उसको सही रिप्लाई बिल्कुल क्लियर नहीं कर पाए। बस खाली इतना हमने कहा कि आपके द्वारा जो दिया गया है वो सही नहीं है, इसलिए वो किया जाए। लेकिन उन्होंने 148 में सेलेक्ट कर लिया। अब सर उसमें क्या हो सकता है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या हो सकता है। जैसे कि अभी हाईकोर्ट इलाहाबाद का एक जजमेंट आया हुआ है एसआर कोल्ड स्टोरेज एंड यूनियन ऑफ इंडिया का, तो उसमें जो है हाईकोर्ट ने 50 लाख रुपए पेनल्टी भी लगाया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर, इसी बात को लेकर के कि वो 3 करोड़ कहता रहा और डिपार्टमेंट 13 करोड़ मानता रहा। तो अब मेरा ये कहना है कि हम उसको कह रहे हैं कि हमारा 50 लाख से बिलो है और वो नोटिस आने हुए हैं कि आपका 50 लाख से ऊपर है। तो क्या इस केस में क्या होगा कि मतलब वो हमारा असेसमेंट करेंगे या हम अगर सिद्ध कर ले जाएं कि हम नहीं 50 लाख से कम है, उनसे हम पूछें कि भाई आप कैसे कह रहे हैं ये इंक्रीज गलत है, आपको ये इंक्रीज के पता कहाँ से चला कि ये सही है। तो ये सर मैं इसमें थोड़ा सा उलझा हुआ हूँ। ये 4-5 केस है हमारे पास इस तरीके का। और अभी मैंने क्या किया है, अभी कल परसों में 17 तारीख को वहां से नोटिस क्या है, इंटीमेशन है कि आपका जो है 148 में सेलेक्ट हो गया है और अब सारी नोटिसें फेसलेस से जाएंगी। तो आप लगातार पोर्टल देखते रहिए और सही रिप्लाई के लिए। तो उसमें कुछ रिप्लाई देने की जगह थी उसमें, तो हमने जो है यही उसी को विस्तृत जितना भी था विस्तृत लिख के उसमें डाल दिया कि सर हम उस 50 लाख की लिमिट को नहीं क्रॉस कर रहे हैं। ये सब हमारे सारे केस जो है वो 15-16 असेसमेंट ईयर के हैं, तो इसलिए हमारे ऊपर जो है 148 का वो नहीं लागू होता है। तो इसमें क्या हो सकता है सर, मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं आपके साथ एक डिसीजन हर्षी के साथ बाद में शेयर कर दूंगा, आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट का ही है।
फैक्ट्स ऑलमोस्ट सिमिलर थे कि असेसी कहता रहा कि जी मैंने तो 13 लाख के ही डिपॉजिट करे हैं, और डिपार्टमेंट कहता रहा नहीं ये 52 लाख के डिपॉजिट है। तो लिमिटेशन पार कराने के लिए ही उन्होंने बस अमाउंट बढ़ा रखा था। तो ऐसे केस में जहां एक अनडिस्प्यूटेड फैक्ट एग्जिस्ट करता है, उन्होंने पूरी बैंक स्टेटमेंट में दिखाया है कि कैश डिपॉजिट एक्सीड ही नहीं कर रहा था, ऐसे केसेस में तो हाई कोर्ट ने इंटरफेरेंस करी है। हालांकि अगर ये एक फैक्चुअल मैटर रहेगा कि आप किसी पर्टिकुलर एंट्री को बोगस मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, और उस वजह से एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, दैट इज अ मैटर ऑफ फैक्ट। उसके लिए असेसमेंट होना जरूरी है। जहां आपका फैक्ट अनडिस्प्यूटेड है और एक वो थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन से वेरीफाई किया जा सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि आपकी एक्सप्लेनेशन से वेरीफाई हो, आप एक ऐसा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देंगे जो ना आपने प्रिपेयर करा हो और वो एक रिलायबल थर्ड पार्टी की बैंक की स्टेटमेंट हो गई या आपके शेयर ब्रोकर का स्टेटमेंट हुई, कोई ऐसी चीज जिससे एक अनकॉन्ट्रोवर्टेड पोजीशन आती हो, फिर तो आप जरूर इस चीज को चैलेंज कीजिए। बट अगर आप जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो स्टेटमेंट हमारे पास हैं उनको तो उनसे तो मैं प्रूव कर ले जाऊंगा कि मेरा 50 लाख से कम है, नीचे है। लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि नहीं इसके अलावा भी और आपके पास बैंक अकाउंट है जिसकी एंट्री वो है, तब मैं कैसे सिद्ध कर पाऊंगा? क्योंकि मैं बैंक के पास भी गया और नोटिस उनको दिखाया, बैंक ऑफ बड़ौदा का सारा मैटर है, उनको मैंने नोटिसें सारी दिखाई कि आपके यहाँ से ये इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को गई, आप मुझे बैंक स्टेटमेंट दीजिए। बैंक स्टेटमेंट दिया, फिर मैंने मैनेजर से बात किया कि आप देखिए इतने है और ये एंट्रियां नहीं है। उन्होंने कहा पता नहीं कहाँ से गई है, मुझे क्या मालूम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कहाँ से मिला हुआ है। तो मैंने कहा और प्रूफ दीजिए, तो उन्होंने कहा मैं क्या प्रूफ दूं, आपका बैंक स्टेटमेंट ही तो दे सकता हूँ और मैं क्या दे सकता हूँ आपको, वो आप ले जाइए। तो बैंक भी ये ऐसे जो केसेस रहते हैं, हम रेकमेंड करते हैं आप बैंक को भी एक पार्टी बनाइए अपने केस में, क्योंकि जहां इंफॉर्मेशन शेयरिंग के केसेस हैं, आपको एक और केस के बारे में हमारे हाई कोर्ट में ऐसा हुआ था, बैंक ने इंफॉर्मेशन पास ऑन कर दी गलत पैन पे कि वो पैन प्रोप्राइटर का था और केस पार्टनरशिप फर्म का था। तो उन्होंने पार्टनरशिप फर्म के नाम पे इंफॉर्मेशन पास ऑन कर दी जिसमें प्रोप्राइटर ने ऑलरेडी रिटर्न भर दी। तो वहां पे देखा गया कि जहां ऑलरेडी एक असेसी पेमेंट कर चुका है टैक्स की और सारा असेसमेंट भी हो चुकी है, क्या सिर्फ बैंक की गलती की वजह से आपको सफर करना चाहिए? तो उस केस में कोर्ट ने इंटरफियर करा है। तो हम आपको यही रेकमेंड करेंगे, जहां एक अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है कि टोटल कैश डिपॉजिट दिखता हुआ अभी बैंक में 50 लाख से कम है, आप बैंक को जरूर पार्टी बनाइए कि वो कल को कोर्ट में जवाब दे पाए कि शायद हमारे एंड पे कोई गलती रही है इनके अकाउंट पे इंफॉर्मेशन देने। नहीं सर, वो तो बातें कोर्ट की हो गई। अभी असेसमेंट स्तर पे हमको क्या रिलीफ मिल सकती है सर? असेसमेंट क्या वो नोटिस है विड्रॉ हो सकती है? अब इस स्टेज पे सर जीके एंड ड्राइव शाफ्ट की एप्लीकेबिलिटी खत्म होती है। तो एक बार अगर आपको 148 AD का ऑर्डर आ गया, अब आपकी असेसमेंट तो चलेगी। अब उसको रोकने के लिए हम ऑब्जेक्शंस नहीं फाइल कर सकते। हालांकि आपकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को पढ़ के फेसलेस ऑफिसर जो आपको मिलेगा, जो कि आज की डेट में हम कहते हैं एक तरीके का लक है कि आपका ऑफिसर कहाँ पे होगा और कितने ध्यान से आपका केस कर रहा होगा। अगर आपकी एक्सप्लेनेशन से इम्प्रेस अपॉन होके, हमने बहुत बार देखा है फेसलेस में आपकी असेसमेंट नील पे भी हो जाती है कि जहां उनको कोई ऐसी डिस्क्रिपेंसी नहीं मिलती डिपॉजिट्स में, तो वो आपकी असेसमेंट को नील पे भी क्लोज कर देते हैं। तो आपके केस में जो सवाल है वो बहुत ज्यूरिसडिक्शनल सवाल है। आप ये नहीं कह रहे कि कैश डिपॉजिट नहीं है, 13 लाख का कैश डिपॉजिट है, तो आप ये तो मान के चलिए कि उस पे तो असेसमेंट हो ही सकती है। बट सवाल ये रहेगा कि हरासमेंट वहां शुरू होगी जहां 13 की जगह वो 50 लाख पे करते हैं। सर अगर उस लायक हम थे ही नहीं तो हमारा असेसमेंट क्यों आप कर रहे हैं?
सर सर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा इसमें सर, आपका क्वेश्चन अभी निखिल जी ने भी बहुत अच्छे से बताया। एक सर एक ऑर्डर अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट का ही पास हुआ है 148D का, जहां वेयर द एस्केपमेंट ऑफ इनकम बिलो 50 लाख ऑफ रुपीज, और इसमें कौन सर सा है सर? नेचुरल जस्टिस के बारे में बड़ा अच्छा डिफाइन किया है सर। वो वही सर एसआर कोल्ड स्टोरेज एंड यूनियन ऑफ इंडिया। हाँ, ये 30 अगस्त को आया है सर। ये जो ऑर्डर आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का 148D का ऑर्डर आया है सर। ये 30 अगस्त का ऑर्डर है। अभी ये ऑर्डर अभी अवेलेबल नहीं हुआ है, हो सकता है 1-2 दिन के अंदर आ जाए। अभी अवेलेबल नहीं हो पाया है सर, मेरे को नहीं अवेलेबल हुआ है। इसमें मैंने ये सुना है नेचुरल जस्टिस के ऊपर बात की गई है, इससे हो सकता है सर आपको रेमेडी मिल जाए, क्योंकि आपके ऊपर स्केपमेंट का मेरे हिसाब से कोई केस नहीं लग रहा, सिर्फ उन्होंने नोटिस आपको दे दिया, और नोटिस ये सही कह रहे हैं निखिल जी, विड्रॉ नहीं हो सकता, वो फेसलेस पर ही आपको अपना डालना पड़ेगा सारा से। हाँ वो बात सही है सर, वो हाँ, बात और सही है ये सर। 30 अगस्त का सर ये ऑर्डर अगर आप उधर है, अगर हाई कोर्ट ये वाला मिल जाए, निखिल जी आपके पास है क्या 148D का ये जो ऑर्डर आया अभी 17-18 असेसमेंट ईयर का? 30 अगस्त वाला तो नहीं है मेरे पास। ये सर बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। ऑर्डर अभी हमें अवेलेबल नहीं हुआ है, बट ये बहुत बहुत ही बढ़िया ऑर्डर आया है सर। ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, जुडिशनल है, और इसको सर हम लोगों पे लागू होता है और एओ मानेगा इसको। मेरा पॉइंट ये है, तो इस ऑर्डर का अगर अवेलेबल हो जाए तो हर सर को भी मैं भेज दूंगा, और जिससे ये सब लोगों को शेयर हो जाए। नहीं सर, मेरे यही इसमें कहने सर का नेचुरल जस्टिस को डिफाइन किया है, जी जी, जिससे आप फेसलेस पर अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो डाल सकते। रेट नंबर सर या नाम बनाम कुछ पता चले तो मैं देखा सर जाए। मेरे पास ये अभी ऑर्डर नहीं आया, लेकिन मेरे को ये पता है 30 अगस्त को ये ऑर्डर पास हुआ है सर। 148D का है, असेसमेंट ईयर 17-18। इसकी कोर्ट से हुआ था ये भी नहीं मालूम, एस्केपमेंट ऑफ का ये भी नहीं मालूम। 50 लाख ऑफ रुपीज अगर हुआ तो मैं अभी शेयर कर दूंगा, मैं निकालता हूँ इसको अगर मेरे पास है। ब्रजेश भाई आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं बता दूं आपको, इनका नंबर दे दूंगा मैं दीपक जी का। राइट सर। आप महेश्वरी जी आगरा से हैं? एक सर मेरे पास डिसीजन वैसे राजस्थान हाईकोर्ट का है, आपके क्वेरी के बहुत ही आसपास। आपको अगर उसका टैक्समैन साइटेशन में नोट करा दूं वो हेल्प कर देगा। हाँ बता दें सर, बता दें। मैं चैट बॉक्स में अभी इसका टैक्समैन साइटेशन डाल दूं। अच्छा देखना इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया, निकालना है जरा। मैं एक बारी ना ये स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ आपको बेसिक को क्या डिसीजन है। हाँ, ये हाई कोर्ट ऑफ जुडिक्शन फॉर राजस्थान बेंच का है ना ये वाला? जी जी, मैं एक बारी ये अभी शेयर कर देता हूँ। ये भी बहुत अच्छा ऑर्डर है। तो सर इसमें फैक्ट क्या था, मेरी स्क्रीन दिख रही होगी अभी? जी सर। Where the AO issued a reopening notice by passing order under 148AD after the expiry of 3 years, undisclosed cash deposit amounting to rupees 52 lakh. However, no material was available to show the cash deposit was more than 19 lakh. AO was not justified to presume that the assessee might have more bank accounts. ये निखिल जी ये कोड नंबर 39 का ऑर्डर है, रिट टैक्स नंबर 1079 ऑफ 2022 का। पिटिशनर का नाम है अमित झा और ये राहुल अग्रवाल। दीपक जी आप इसको ना चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए अगर कर सके तो। मैं अभी करता हूँ सर, अभी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ये 30 अगस्त वाला ही ऑर्डर है जिसका सर मैं बात कर रहा था, आपको मिल गया मुझे ये वाला? नहीं मैं फॉरवर्ड अभी आपको व्हाट्सएप कर दे रहा हूँ, आप सर इसको कर दीजिएगा। नहीं मैं आपको चैट बॉक्स है इसी हमारे जिस जूम का चल रहा है मीटिंग का, मैं अभी भेज रहा हूँ सर, अभी भेज। चैट बॉक्स में आप मेंशन कर दीजिए, जो लोग बाग उसको वहां से कॉपी कर लें। एक सेकंड ये वाला बता लो, ये चैट बॉक्स में डाल दो, इसी पे डाल। एक सेकंड डाल रहा हूँ सर।
मीनवाइल सर अगर कोई और सवाल हो और किसी भाई का सवाल हो? मैं टाइप कर रहा हूँ सर, भेज रहा हूँ जब तक ये बना। जी जी, आप उसे कर दे, चैट बॉक्स में कर दें आप। हाँ डाल। एडवोकेट दीपचंद जी, अगर आपका कोई सवाल हो जोधपुर से। दीपचंद माली साहब जोधपुर से बैठे हैं, अगर आपका कोई सवाल हो इस संबंध में अनम्यूट कर लीजिए दीपचंद भाई। हेलो जी सर। हाँ नमस्कार सर, कैसे हैं सर आप? नमस्कार जी सर, बढ़िया सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था इस रिगार्डिंग वो मैंने पिछले सेशन में पूछा था। जी सर, मैं उसका मैं पूछना चाहूंगा सर दोबारा से कि मेरा ये था क्वेश्चन कि अगर जो रिकवरी एजेंट या एजेंसी होती है बैंक की GST रजिस्टर्ड। हेलो सर भाई, आपकी आवाज क्लियर नहीं आई, समझ में नहीं आया सर वो शायद। सर अब आ रही है आवाज मेरी? निखिल सर म्यूट हो गए। मेरी आवाज आ रही है सर? निखिल सर अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी जी सर। चलिए सौरभ सर, सौरभ ये कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ मेरी आवाज, अब आवाज आ रही है सर मेरी? जी जी, हाँ पहले बेटर है। अच्छा अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ सर, जो बैंक की रिकवरी एजेंसी होती है GST रजिस्टर्ड, उनका जो टैक्स जाता है सर वो रिवर्स चार्ज में जाता है या नॉर्मली बैंक उनको टैक्स देती है अपना डायरेक्टली पे करने के लिए? अरे बस 2022 का है, अगस्त 2022 अभी जो आया। मेरा ये लास्ट सेशन में सर क्वेश्चन था एक, तो सर भाई मुझे सॉल्यूशन। अभी ये रिवर्स मैनेजमेंट का बात नहीं चल रही है, अभी यहाँ पे इनकम टैक्स की बात चल रही है। जी जी, मैंने ये पहले बोला था सर, इससे रिलेटेड नहीं है, एक्चुअली लास्ट सेशन से रिलेटेड था, तो अभी ना इस वजह से मैंने पूछा। इसके बारे में आप अंकित गर्ग जी से बात कर लीजिएगा, वो अभी आपको समझा देंगे। ठीक ठीक सर, ओके थैंक यू। अगर आपके पास नंबर ना हो अंकित गर्ग जी का, अंकित जी अपना नंबर मेंशन कर दीजिए उसमें चैट बॉक्स में जी। अंकित गर्ग सहारनपुर। अंकित जी अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हो तो अपना चैट बॉक्स में नंबर मेंशन कर दीजिए, अदरवाइज सौरभ भाई मुझसे आप नंबर ले लीजिएगा अंकित जी का। जी जी, मैं आपको मैसेज कर दूंगा। नहीं, मेरे पास में 2 2 3 3 बैठे हुए हैं, सब स्पीकर्स बैठे हुए हैं। अंकित जी हैं, अंशुल वार्षी साहब हैं। जी जी ठीक है जी, सहारनपुर से। ठीक है ना, कोई ऐसी बात नहीं, आपको अच्छे अच्छे बैठे हैं यहाँ पे हमारे साथ, कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी सब GST की। क्योंकि अभी फिलहाल तो ये खाली चल रहा है हमारा इनकम टैक्स का। आज 148 का चूंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है, और 148 के इतने नोटिस आ रहे हैं, आपने सुन भी लिया, और 90,000 से ऊपर नोटिस हैं। काफी है। हाँ अभी कैंसिल भी हुए हैं काफी, सुप्रीम कोर्ट के उसके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग तो 2021 में। जी सर। दीपक जी मिल गया आपका? सर मैं शेयर कर देता हूँ, मैंने खोल लिया उसको। जी सर। दीपक जी यही है, ये अमित झा वाला पिटिशनर मिस्टर अमित झा जो है। दीपक महेश्वरी जी। तो बेसिकली ये डिसीजन जो है, इसमें जितना मुझे समझ आता है, बिकॉज पूरा रिप्लाई कंसिडर नहीं करा हमारा, इस कारण या नोटिस ऑफ मोशन करा गया कि it is demonstrated by the learned counsel for the petitioner that none of the objections taken by the petitioner have been dealt by with the assessing authority while rejecting the reply. दीपक जी आगरा अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। ब्रजेश भाई आपकी देखिए प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, इससे नहीं हो रही?
ब्रजेश जी अयोध्या। हाँ नहीं नहीं सर, इससे नहीं सॉल्व हो रही है। इससे सॉल्व नहीं हो रही आपकी प्रॉब्लम? नहीं, ये तो 1/4/21 के बाद वाली वही है। मतलब ये जो एक्सेस 3/28 को नहीं दी जा सकी है ना, उसके बाद जो उन्होंने जारी किया उसके बाद वाली है जी। हेलो, आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ दीपक भाई आवाज आ रही है। उपाध्याय जी, ये आपका केस सेगमेंट दोबारा से बताइएगा। आप कह रहे हैं, क्या कह रहे थे अभी कि इससे बिलो 50 लाख का है ना आपका? जी सर, जी जी। तो आप इस ऑर्डर को आप पूरा एक बार पढ़ लीजिए प्लीज। हाँ जी 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 जी। एंड मैंने अपना नंबर भी डाला हुआ है, और भी 1-2 मेरे पास जजमेंट है। हालांकि ये अभी नया अमेंडमेंट, लाइक नया वो है, तो अब देखते हैं कितना इसमें 148D में अभी ये नया, लाइक ये अभी लेटेस्ट ऑर्डर आया है। दीपक भाई, सर ने अभी ऑर्डर, निखिल सर ने अभी ऑर्डर उसमें लिखा है, मेंशन किया है, दिखाया है स्क्रीन पे। अच्छा, स्क्रीन पे शेयर किया है ऑर्डर अभी, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का। अमित झा वाला ही है क्या निखिल जी? आपने हाँ, अमित झा वाला ही है। अमित झा वाले ऑर्डर। हाँ अच्छा, ये अमित झा वाला है। हाँ, अमित झा वाला है ये, यही इसी ऑर्डर की बोल रहे थे सर। और बाकी ये बाकी सर एक बार उपाध्याय जी का ये पता लग गया है। निखिल जी आपने समझ लिया इनका इशू क्या है? निखिल जी आपने समझ लिया? मैंने एक राजस्थान हाईकोर्ट का डिसीजन भी रेफर करा है, वो आई थिंक मैच करेगा इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अच्छा, कौन सा है? कौन से कब पास हुआ है वो? जयपुर वाला? जयपुर वाला जी। हाँ जी। अच्छा, जयपुर वाला, उसको भी एक मिनट निकालना। जयपुर वाला है, अब्दुल मजीद वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर है, जून 29, 2022 का डिसीजन। नहीं, ये मेरे कहने का मतलब ये था सर कि जो चीज हम पे अप्लाई ही नहीं हो रही है, उसका असेसमेंट आप क्यों कर रहे हैं, कैसे करेंगे? अगर हम बिलो 50 लाख हैं तो हमारा आप असेसमेंट कैसे कर रहे हैं? सर ये चीज जब आपका एक बारी 148 AD में उसने ज्यूरिसडिक्शन कंफर्म कर दिया आपके असेसिंग ऑफिसर ने, इसका आप ये समझिए 148 AD का जो ऑर्डर है इसकी कोई अपील नहीं लिखी। आप समझेंगे 263 जैसे होता है, 263 की एक अपील लाए करती है ITAT में। तो क्या सर इसकी अपील हाई कोर्ट में इसका रिट वगैरह किया जा सकता है? Sir, writ as far as the current scenario is concerned, the writ is the only remedy at this juncture. वही कर सकते हैं सर आप। अभी तो जब तक ये कोई ऑर्डर नहीं पास करेंगे जी। अभी देखिए असेसमेंट में तो टाइम लगेगा ना, आपका 31 मार्च 23 तक का टाइम रहेगा असेसमेंट कंप्लीट करने के लिए। हाँ जी जी बिल्कुल। तो सर यहीं पे ड्रॉप कराइए ना, अगर आपको लग रहा है आपके फैक्ट सही है तो आप यहीं पे ड्रॉप कराइए। यही बात मैं कहना चाहता तो सर। मैं आपको वही बता रहा हूँ सर। आप नेचुरल जस्टिस की बात करते हुए फेसलेस पर एक बार आपको मैंने नंबर शेयर किया हुआ है, उस पर आप, क्योंकि फेसलेस पे अभी निखिल जी ने बहुत अच्छी बात बताई है कि फेसलेस पे लोगों की बात सुनी जा रही है और बहुत अच्छे ऑर्डर आ रहे हैं। वो ठीक है कि ऑर्डर में टाइम लगेगा, लेकिन आप यहीं पे ड्रॉप कराइए। 263 के भी काफी ऑर्डर अभी ड्रॉप हुए हैं, ऐसा नहीं है कि 263 में सब लोग ITAT गए हैं। हेलो उपाध्याय जी, सुन रहे हैं ना बात को? सर जी 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 जी। दीपक जी आप उपाध्याय जी नहीं है, ब्रजेश मिश्रा जी हैं। अच्छा, ब्रजेश मिश्रा जी, सॉरी सर। मैं एक्चुअल में सर वो फोन पर चल रहा है मेरा, मैं ऑफिस में नहीं था, मैंने कहा आपको बता दूं। जी 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 जी। मिश्रा जी आप एक बार इसको ड्रॉप कराइए, अपनी जो भी रेमेडीज है। अभी आप रिट पिटीशन और इसके चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि अभी आपका ऑन प्रोसेस चल रहा है ये। तो सर मैंने डाल दिया है यहाँ, मैंने उनको मेल कर दिया है असेसिंग अफसर को। अरे तो जो आपने मेल किया है मिश्रा जी, मेरी एक मिनट बात सुनिए। जो आपने मेल किया है उसके एक्चुअल में ग्राउंड्स क्या लिए हैं आपने, उसके फैक्ट क्या लिए हैं? अभी काफी लंबी चौड़ी बात निखिल जी ने भी आपको बताई है कि बैंक को आप पार्टी बनाइए, क्योंकि उसमें आपका कहीं कोई वो नहीं है। बैंक के मैनेजर से लिखाइए आप ये कि साहब ये इनके अकाउंट में नहीं आया है, वो आप डालिए। बैंक मैनेजर ये लिखने को नहीं तैयार। उसने वो कहता है कि अगर भाई हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो आप ले लीजिए,
आप किसी और बैंक में और ब्रांच में कहीं भी आप खाता खुलवाए होंगे कुछ, क्योंकि वहां तो केवल आ रहा बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैश डिपॉजिट इतना रुपए। मिश्रा जी मेरी आप बात सुनिए, एक आप एफिडेविट लगाइए कि इस अकाउंट के सिवा मेरे पास कोई दूसरा अकाउंट नहीं है मेरी इस फॉर्म का, और आप फेसलेस पर डालिए इसको। 100% वो सुनेंगे, क्योंकि आपका खुद का जो भी आपका एसएससी है उससे एफिडेविट दीजिए कि इस अकाउंट के सिवा, इसलिए बैंक को या बैंक मैनेजर को दीजिए आप इसको कि बैंक मैनेजर आपको साहब इस बैंक के सिवा मेरा कहीं अकाउंट ही नहीं है, तो मैं दूसरी ब्रांच और उसमें कहाँ जमा कराऊंगा। अगर उसको अपना उसको आईटीआर दिखाइए, आईटीआर में तो सारे बैंक नंबर आते हैं, अकाउंट नंबर आते हैं। अगर उन्हीं से मैं कहूं कि आप जिस सूचना के आधार पे हमको लिए हुए हैं, इसको आप प्रूव करें कि कहाँ से कैश डिपॉजिट किस खाते में है, किस बैंक के। वो तो मिश्रा जी बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, आपको अपने एविडेंस बनाइए, वो सूचना के आधार पर वो लोग नहीं करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम आपकी है। अभी जो सर एसआर कोल्ड स्टोरेज का इलाहाबाद का जजमेंट आया हुआ है, उसमें स्पष्ट रूप से ये लिखा गया है। ये लेवल पर सर ये जुडिशनल हाई कोर्ट वगैरह ये लोग नहीं मानते हैं, वो सिर्फ आईटीएटी और हाई कोर्ट में ही ये लोग लॉ से रिलेटेड फॉलो होते हैं। आप अभी सिर्फ एविडेंस की लड़ाई लड़िए कि साहब मेरे अकाउंट में पैसा ही नहीं था, आपने कैसे मुझे 148 कर दिया। मेरा सिर्फ आपसे ये निवेदन है, आप 100% जीतेंगे, मेरा कमिटमेंट है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन टॉक टू मी, मैंने आपको अपना नंबर भी दिया हुआ। सर नंबर हमको मिला नहीं, कहाँ मैंने अभी आपको चैट पे डाला, आप लिख लीजिए 98970। एक मिनट सर, या 970 970 जी 58190 58190। हाँ जी 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 जी, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। मैंने जो उनको दिया हुआ है कुछ रिप्लाई मैंने उनको फेसलेस पे डाला हुआ है। कोई नहीं, आपने पार्टली डाला है, फुल रिप्लाई डाला है? नहीं, पार्शियली डाला है। तो पार्टली मत डालिए, फुल रिप्लाई डालिए एविडेंस के साथ। एविडेंस भी डाला है हमने, जो अपने तो बैंक अकाउंट हमारे। फिर आपने पार्शियल क्यों लिखा? पार्शियल का तो वो रिप्लाई नहीं देंगे जब तक आप फुल रिप्लाई नहीं देंगे। तो आप फुल रिप्लाई डालिए ना पूरा। अच्छा अच्छा अच्छा, उसी को तो फुल रिप्लाई नहीं देंगे आप। हाँ फुल रिप्लाई करिए। चलिए सर आगे चले सर। मेरे ख्याल से किसी उसी को रिपीट कर दे, उसी को रिपीट कर दे सर। सर प्रोसीड टू द नेक्स्ट प्लीज। ओके ओके, थैंक यू। निखिल सर आगे लोग कह रहे हैं सब आगे सवाल। जी जी सर, कोई और सवाल हो अगर कोई? हाँ किसी और का कोई साथी का सवाल हो कोई इसमें संबंधित? नहीं मेरे ख्याल से लग रहा है कोई पूछने वाला नहीं है। बहुत अच्छे से सर समझाया इन्होंने, निखिल जी ने, कोई इशू होना नहीं चाहिए। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इन्होंने। तो सर आगे चलें कुछ। ठीक है सर, फिर मेरी तरफ से सेशन क्लोज करें। ये क्लोज करें सर। दीपक जी। यस सर। तो सर आज का वोटर थैंक्स आप करेंगे? बिल्कुल सर, है ना। और वोटर थैंक्स करके फिर शैलेश भाई वो राष्ट्रगान आप कर। जी सर। दीपक जी आप वोटर थैंक्स आप कर। या निखिल जी ने आज वास्तव में सर बहुत अच्छे से 148 एंड जो कि ओल्ड और न्यू दोनों रिजीम की हम बात कर रहे हैं, पुराने और नए 148 को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। इसके लिए मैं उपकास के को चेयरमैन के तौर पे आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और आप सब लोगों को और हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उन लोगों को भी बहुत बहुत बधाई कि आपने इतने अच्छे टॉपिक पे निखिल जी को सुना और उन्होंने एक एक चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू शैलेश भाई। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा सर अपने ऑडियंस सब डेलीगेट से कि अपनी सीट पे खड़े हो जाएं। और शैलेश भाई आप राष्ट्रगान। एक मिनट सर, एक मिनट प्लीज। सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो गए होंगे। मैं राष्ट्रगान शुरू करता हूँ। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता,
पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय जय। सभी को नमस्कार। सर नमस्कार सर। सबसे अगेन आपसे सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उपकाश चैनल को दोबारा यूट्यूब पे इसको आप सब्सक्राइब करें। जो चीज आपकी कोई क्वेरी रह गई है उसको आप यहाँ पे सुने, इसको बैठ के उसमें आप कोई प्रॉब्लम रह गई है तो आप मुझे बताएं, फिर मैं निखिल सर का नंबर आपको दूंगा, आप उनसे परमिशन लेके फिर आप यहाँ प्रॉब्लम से सॉल्व कर सकते हैं। दीपक महेश्वरी जी हमारे हैं आगरा में, हमारे दीपक निखिल जी ने महेश्वरी बहुत हमारे वर्कशॉप में अच्छा रखा अपने विचारों को। बहुत बढ़िया बोला है सर ने, इतना बढ़िया समझाया है निखिल सर ने, बिल्कुल बहुत कन्वीनियंट। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। बहुत ही सरल शब्दों में समझाया जी सर, बहुत सरल शब्दों में, वेरी कन्वीनियंट। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। मेरा सुन लीजिए सर थोड़ा सा। नमस्कार मिश्रा जी। हेलो, थैंक यू वेरी मच। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। रामेश्वर राय जी आ रहे हैं भाई साहब, रामेश्वर राय। गुड नाइट अभी जस्ट रामेश्वर राय आ रहे हैं अभी जस्ट। अच्छा, हाँ हाँ अभी जस्ट आ रहे हैं, उन्हीं का वेट कर रहा हूँ होटल में। अच्छा अच्छा, नहीं अभी हम खैर वेबिनार